ये रहा चैप्टर 211 का आसान और साफ हिंदी अनुवाद, उंगली से नीचे की ओर इशारा। अध्याय 211, कागुत्सुची का जागरण। अगर इस सोच के अनुसार आगे बढ़ें तो सासुके को अपनी वुड रिलीज की ट्रेनिंग को और मजबूत करना चाहिए। इससे वह यहाँ रिलीज चक्र हासिल कर सकता है जो उसके मौजूदा इन रिलीज चक्र के साथ मिलकर उसे एक नई और शक्तिशाली तकनीक बनाने में सक्षम करेगा। ये न्यान रिलीज का संयोजन ब्लैक रॉड। ये तकनीक जो ये न्यान रिलीज से बनती है सिर्फ न्यान तक सीमित नहीं है। जो भी ये न्यान रिलीज में महारत हासिल कर ले वह ब्लैक रॉड बना सकता है। सासुके के लिए यह एक परफेक्ट क्षमता है। ये सामान्य हथियारों की जगह ले सकती है, दुश्मन के शरीर के अंदर चक्र को बाधित कर सकती है, यहाँ तक कि जिंचुरिकी को भी कई ब्लैक रॉड से आसानी से काबू किया जा सकता है। इसलिए यह उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण स्किल है। लेकिन क्योंकि यह रिलीज पाने का तरीका मौजूद है इसलिए अभी जल्दी करने की जरूरत नहीं है और सिस्टम की वजह से सासुके अंततः सभी प्रकार के चक्र प्राप्त कर ही लेगा। अभी के लिए वह देखना चाहता है कि यह रिलीज के प्रभाव में शरिंगन कितनी तेजी से विकसित हो सकता है। शरिंगन की तेजी से प्रगति। सिर्फ 12 मिनट में ही वह शरिंगन के दूसरे स्तर तक पहुंच गया। अगर वह ट्रेनिंग जारी रखे तो क्या होगा? अपने अंदर की खुशी को दबाकर सासुके फिर से पूरी तरह ट्रेनिंग में डूब गया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही थी, शरिंगन के अंदर एक अजीब शक्ति बढ़ रही थी। एक सुखद एहसास उसे और भी आकर्षित कर रहा था और सबसे खास बात, उंगली से दाहिनी ओर इशारा उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी आंखों की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। तीसरे स्तर तक पहुंच। कुछ घंटों बाद सूर्योदय से पहले सासुके ने आंखें खोली। बधाई हो होस्ट, शरिंगन तीसरे स्तर तक पहुंच गया है। आंखों की शक्ति बढ़ी, विजुअल जुत्सु मजबूत हुआ। एक ही रात में तीसरा स्तर, यह मुझे के लिए लगभग असंभव होता है। चौथे स्तर तक विकास जोड़ने शक्ति। सासुके रुका नहीं। पूरा दिन ट्रेनिंग करने के बाद शाम को बधाई हो, शरिंगन चौथे स्तर तक पहुंच गया है। नई तकनीक अनलॉक, कागुत्सुची बिगिनर लेवल, कागुत्सुची जोड़ अमातेरासु। अब सासुके के पास अमातेरासु को नियंत्रित करने की शक्ति है। पहले अमातेरासु खतरनाक था, खुद को नुकसान पहुंचा सकता था। अब कागुत्सुची की मदद से वह अमातेरासु की काली आग को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। शरीर पर भार भी बहुत कम हो गया है। अब ये तकनीक सामान्य दौड़ने जितनी थकान देती है। इताची की तरह आंखों से खून नहीं निकलता। सुसानो का परीक्षण। सासुके ने सुसानो को सक्रिय किया, तुरंत एक विशाल आकृति बन गई। बिना किसी परेशानी के पूरा रूप तैयार हो गया। कोई तनाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन उंगली से दाहिनी ओर इशारा उसके सुसानो में कुछ बदलाव दिखे। काले रंग की चमक, ब्लैक रेडियंस, अजीब ऊर्जा बढ़ रही थी। सासुके सोचता है शायद इसकी असली ताकत जानने के लिए मुझे एक मजबूत दुश्मन चाहिए। अंतिम विचार। सूरज ढलते हुए सासुके सोचता है सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मैं निंजुत्सु बढ़ाना चाहता था लेकिन हालात बदल गए। अब रात में उंगली से दाहिनी ओर इशारा वह फिर से शरिंगन ट्रेनिंग करेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा लक्ष्य 5वां स्तर हासिल करना। अध्याय 212, असली जोनिन। ये स्पष्ट हो गया था कि एक ही रात में 5वें स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव है, लेकिन सासुके को महसूस हुआ कि 5वें स्तर तक पहुंचना उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर वह एक और रात पूरी मेहनत करे तो वह इसे हासिल कर सकता है। 3 दिन की ट्रेनिंग खत्म होने तक वह आसानी से 5वें स्तर तक पहुंच जाएगा। उस समय उसकी आंखों की शक्ति और ऑक्यूलर टेक्निक्स दोनों और भी मजबूत हो जाएंगी, जिससे उसकी लड़ाई की ताकत काफी बढ़ जाएगी। अब 2 मिलिट्री राशन पिल्स खाने के बाद सासुके पहाड़ की चोटी से उगते सूरज को देख रहा था। आज उसे निंजुत्सु ट्रेनिंग करनी थी। अगर वह सिर्फ शरिंगन पर ध्यान देता रहा तो जोनिन लेवल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। इसलिए अब निंजुत्सु ट्रेनिंग को और टाला नहीं जा सकता था। अच्छी बात यह रही कि सासुके ने अर्थ रिलीज नहीं सीखी थी, वरना उसे और ज्यादा समय लग जाता। और अगर वह फ्लाइंग थंडरबर्ड या आर्ट गेज फॉर्मेशन जैसी कठिन तकनीकें सीखने की कोशिश करता तो जोनिन लेवल तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता। उसकी वर्तमान स्थिति, फायर रिलीज पहले ही पीक लेवल पर। इसकी ताकत अब तकनीक पर नहीं बल्कि डाले गए चक्र की मात्रा पर निर्भर थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जितना ज्यादा चक्र उतनी ज्यादा ताकत। इवन साधारण तकनीक भी बहुत शक्तिशाली बन सकती है। लाइटनिंग रिलीज, सभी तकनीकें ठीक ठाक स्तर पर। अब बचा था वाटर रिलीज। साथ ही कुछ बेसिक तकनीकें भी थीं, जैसे क्लोन टेक्निक, बॉडी फ्लिकर, लेकिन उन्हें बाद में भी अपग्रेड किया जा सकता था। सासुके ने अपनी वाटर रिलीज तकनीकों की लिस्ट देखी। वाटर फॉर्मेशन वाटर प्रोफिशिएंट, वाटर ड्रैगन बुलेट प्रोफिशिएंट, वाटर कोलाइडिंग वेव प्रोफिशिएंट, वाटर सेवरिंग वेव प्रोफिशिएंट, हेवनली वीव प्रोफिशिएंट, ग्रेट वाटरफॉल टेक्निक प्रोफिशिएंट, हार्ड वर्लपूल वाटर ब्लेड बिगिनर, राइडिंग वेव स्ट्राइक बिगिनर। मतलब उंगली से दाहिनी ओर इशारा सभी वाटर रिलीज तकनीकों को अपग्रेड करना था। सासुके ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। ट्रेनिंग की शुरुआत। धमाका, पानी की तेज धाराएं निकलने लगी। पास की छोटी धारा एक तेज बहती नदी में बदल गई। नीचे बना डैम भी टूट गया, लेकिन सासुके को इसका कोई ध्यान नहीं था। तेजी से अपग्रेड। 3 घंटे में वाटर फॉर्मेशन वॉल मॉडरेट, वाटर ड्रैगन बुलेट मॉडरेट, वाटर कोलाइडिंग वेव मॉडरेट। इस स्पीड से आज ही सारी तकनीकें अपग्रेड करना संभव था। इसके बाद वाटर सेवरिंग वेव मॉडरेट, हेवनली वीव मॉडरेट, राइडिंग वेव स्ट्राइक मॉडरेट। अब सासुके की वाटर रिलीज समझ काफी गहरी हो गई। वुड रिलीज पर असर। उसे महसूस हुआ कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा वाटर रिलीज के सुधार से उसकी वुड रिलीज भी बेहतर हो रही है। ज्यादा फ्लेक्सिबल, चक्र रिफाइनमेंट की स्पीड बढ़ गई। ये समझ में आता था क्योंकि वुड रिलीज इक्वल्स वाटर जोड़ अर्थ रिलीज का संयोजन के जनकाए। सबसे कठिन 2 तकनीकें अब बची थी, ग्रेट वाटरफॉल टेक्निक, हार्ड वर्लपूल वाटर ब्लेड। ये काफी ज्यादा चक्र खर्च करती थी, इसलिए सासुके ने उंगली से दाहिनी ओर इशारा सेज मोड एक्टिव किया। नेचुरल एनर्जी से वह लगातार चक्र बना पा रहा था। बाकी तकनीकों को जहां 1 घंटा लगा, वहीं इन दोनों को अपग्रेड करने में पूरे 5 घंटे लग गए। आखिरी परिणाम रात 7-8 बजे। ग्रेट वाटरफॉल टेक्निक मॉडरेट, हार्ड वर्लपूल वाटर ब्लेड मॉडरेट। जोनिन का असली मतलब। अब सासुके को असली बात समझ आए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जोनिन सिर्फ ताकतवर नहीं होते, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वे अपनी तकनीक खुद बना सकते हैं। जब कोई निंजा किसी एक रिलीज में महारत हासिल कर लेता है, उसे फिक्स जुत्सु की जरूरत नहीं रहती। वह अपनी जरूरत के हिसाब से नई तकनीक बना सकता है। इसलिए उंगली से दाहिनी ओर इशारा असली जोनिन बहुत कम होते हैं। बहुत से लोग ताकत तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन इतनी गहराई से चक्र को समझना बहुत मुश्किल है। सासुके ने अपने हाथ की पानी की गेंद को खत्म किया। समय देखा 7 से 8 बज चुके थे। पूरा दिन ट्रेनिंग करने के बाद वह थक चुका था, लेकिन उंगली से दाहिनी ओर इशारा रात अभी बाकी थी। अब वह फिर से शरिंगन ट्रेनिंग करेगा और कोशिश करेगा कि सुबह तक 5वें स्तर तक पहुंच जाए। अध्याय 213, पूर्ण उन्नति का अंतिम दिन। सुबह होते ही सासुके ने अपनी आंखें खोली। उसने सिस्टम की आवाज सुनी थी। 2 रातों की लगातार ट्रेनिंग के बाद वह आखिरकार शरिंगन के 5वें स्तर तक पहुंच गया था। बधाई हो होस्ट, शरिंगन 5वें स्तर तक उन्नत हो गया है। डोजुत्सु शक्ति बढ़ी, आंखों की शक्ति में वृद्धि। अपनी आंखों में हुए इस बदलाव को महसूस करते हुए सासुके और भी उत्साहित हो गया।
लेकिन शरिंगन को अपग्रेड करने में ज़्यादा समय लग गया था, इसलिए अब लगभग सुबह के 10 बज चुके थे। 2 सैनिक गोलियां लेने के बाद सासुके ने पाया कि उसकी वाटर रिलीज, फायर रिलीज, लाइटनिंग रिलीज तीनों ही पहले से एलिट जोनिन स्तर के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त हो चुकी थी। लेकिन अभी भी कुछ जुत्सु बाकी थे जिन्हें अपग्रेड करना जरूरी था। बाकी बचे जुत्सु, वुड रिलीज और सुसानो जैसे विशेष कौशल को छोड़कर ये जुत्सु बाकी थे। बॉडी फ्लिकर तकनीक, क्लोन तकनीक, समलिंग तकनीक, राशोमोन, बिना सील के हीलिंग, जैनजुत्सु डार्कनेस तकनीक, 4 सिंबल सील, 5 एलिमेंट सील, 1 ट्राइग्राम सील और सबसे कठिन सेज मोड। आज के दिन सासुके के पास इतना समय नहीं था कि वह वुड रिलीज या सेज मोड पर काम कर सके। उसका लक्ष्य था इन सभी जुत्सु और सुसानो को कम से कम प्रोफिशिएंट स्तर तक पहुंचा देना। योजना, जब सुनादे की बीमारों का इलाज पूरा कर लेंगी तब सासुके पूरी तरह वुड रिलीज, सेज मोड पर ध्यान दे सकेगा। इस हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर जोनिन स्तर तक पहुंचना संभव था। हालांकि यह सब तभी होगा जब कोई बाधा न आए। सुसानो से शुरुआत, सासुके ने सोचा कि सबसे कठिन चीज से शुरुआत करनी चाहिए। सुसानो, उसने शरिंगन को 5वें स्तर तक इसलिए बढ़ाया था ताकि सुसानो को जल्दी अपग्रेड किया जा सके। जितनी ज्यादा आंखों की शक्ति उतना आसान सुसानो को नियंत्रित करना। उसने शरिंगन सक्रिय किया, मांगे क्यों शरिंगन चमका और सुसानो प्रकट हुआ। सासुके को पूरी तरह नहीं पता था कि सुसानो की ट्रेनिंग कैसे करनी है, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि जितनी देर तक उसे बनाए रखे और उसके साथ अलग अलग क्रियाएं करे उतनी तेजी से वह मजबूत होगा। यह अनुमान सही साबित हुआ। तेज प्रगति, सिर्फ 10 मिनट में सुसानो बिगिनर से प्रोफिशिएंट स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद उसने 10 मिनट आराम किया ताकि आंखों की शक्ति थोड़ी वापस आ सके। फिर उसने दोबारा ट्रेनिंग शुरू की। 3 घंटे तक लगातार अभ्यास के बाद सासुके खुद हैरान था। सुसानो को बनाए रखना ज्यादा थकाने वाला नहीं था, लेकिन हमला या रक्षा करने पर आंखों की शक्ति तेजी से खर्च होती थी। महत्वपूर्ण समझ, जितनी ज्यादा आंखों की शक्ति उतना मजबूत सुसानो। पर्याप्त शक्ति होने पर कोई भी हमला इसकी रक्षा को तोड़ नहीं सकता। अगर शरिंगन लगातार विकसित होता रहा तो सासुके केवल सुसानो के दम पर पूरे निंजा जगत पर हावी हो सकता था। लेकिन उसे लगा कि शरिंगन की भी कोई सीमा जरूर होगी। बधाई हो, सुसानो का स्तर बढ़ गया। सुसानो प्रोफिशिएंट। सासुके ने गहरी सांस ली और ट्रेनिंग रोक दी। अगर वह और जारी रखता तो शायद वह खुद को संभाल नहीं पाता। समय और बाकी काम, जब उसने समय देखा तो दोपहर के 2 बज चुके थे। रात होने में ज्यादा समय नहीं था और अभी भी कई जुत्सु बाकी थे। उसने 10 मिनट का छोटा सा आराम लिया और फिर ट्रेनिंग जारी रखी। बाकी जुत्सु की ट्रेनिंग धीरे धीरे शाम हो गई। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सासुके को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। अच्छी बात यह थी कि कुछ जुत्सु ज्यादा कठिन नहीं थे। बॉडी फ्लिकर, क्लोन तकनीक, डार्कनेस जैनजुत्सु, समलिंग, राशोमोन, सिर्फ 2 घंटे में ये सभी प्रोफिशिएंट स्तर तक पहुंच गए। नई समझ, इन जुत्सु को अपग्रेड करने के बाद सासुके को चक्र के बारे में एक नई समझ मिली। बॉडी फ्लिकर सीधे चक्र से गति बढ़ाना, क्लोन चक्र नियंत्रण, जैनजुत्सु चक्र से दिमाग पर प्रभाव, समलिंग दूसरे संसार से जुड़ाव बनाना। इससे उसे समझ आया कि चक्र सिर्फ एलिमेंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके और भी कई उपयोग हैं। अभी भी बाकी, अब भी बचा था 3 सीलिंग तकनीकें, एक बिना सील की हीलिंग तकनीक। समय बहुत कम था, सासुके पहले ही थक चुका था, लेकिन उसे ट्रेनिंग जारी रखनी थी। दूसरी ओर कोनोहा के युद्ध क्षेत्र में सब कुछ लगभग समाप्त हो चुका था। सुनादे ने सभी गंभीर घायल निंजा का इलाज कर दिया था। अब बाकी काम मेडिकल टीम संभाल सकती थी। उसे कोनोहा वापस जाकर अन्य काम भी देखने थे। 3 दिन का समय जो उसने सासुके से वादा किया था अब लगभग खत्म हो चुका था। कल सुबह तय समय सीमा थी। सुनादे सासुके से मिलने के लिए उत्सुक थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं ये सब सिर्फ अपना वादा निभाने के लिए कर रही हूँ। लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ अलग ही कहानी बता रहे थे। अध्याय 214, प्रतिभा और मेहनती कुछ राक्षस। शुनचिन्नो जुत्सु माइनर मास्टरी, क्लोन तकनीक माइनर मास्टरी, समलिंग जुत्सु, राशोमोन माइनर मास्टरी, बिना हाथ की हीलिंग माइनर मास्टरी, जैनजुत्सु, ब्रिंगर ऑफ डार्कनेस तकनीक माइनर मास्टरी, 4 सिंबल सील माइनर मास्टरी, 5 एलिमेंट सील माइनर मास्टरी, 1 ट्राइग्राम सील माइनर मास्टरी। सिस्टम ने सभी लेवल दिखाए। सासुके ने संतोष के साथ सिर हिलाया। कल आखिरी सीलिंग जुत्सु को अपग्रेड करने के बाद वह पूरी तरह थक गया था और तुरंत सो गया। वह सीधा अब तक सोता रहा और जागने के बाद जैसे ही उसने सिस्टम देखा उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। अब बस सेज मोड और वुड रिलीज जुत्सु ही बचे हैं। समय भी सही है, अब कोनोहा लौट कर देखते हैं कि सुनादे ने कैसी तैयारी की है। ये कहते हुए सासुके ने आसपास देखा। सिर्फ 3 दिनों में उसने इस जगह को पूरी तरह बदल दिया था। जमीन का रूप बदल गया था। आसपास का इलाका पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रकृति धीरे धीरे सब मिटा देगी। कुछ सालों में ये जगह फिर बिल्कुल अलग दिखेगी। सासुके को लगा कि शायद वह कभी यहाँ वापस नहीं आएगा। कुछ मिनट रुकने के बाद वह वहां से निकल गया। ये जगह उसकी यात्रा की गवाह थी, एक कमजोर निंजा से लेकर निंजा दुनिया के शीर्ष पर खड़े एक शक्तिशाली योद्धा बनने तक। आज भले ही वह पूरी तरह अजय नहीं था, लेकिन उसे हराने के लिए कई आगे स्तर के निंजा को मिलकर लड़ना पड़ेगा, और वह भी पूरी रणनीति के साथ, वरना उसे हराना लगभग असंभव था। कोनोहा की ओर वापसी। सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड छोड़कर सासुके सीधे कोनोहा की ओर बढ़ गया। उसने अम्बु निंजा का वेश पहन लिया था, इसलिए कोनोहा में घुसना उसके लिए मुश्किल नहीं था। युद्ध खत्म हो चुका था, इसलिए कोनोहा की सुरक्षा थोड़ी ढीली थी। कई निंजा अभी भी युद्ध के बाद के कामों में लगे थे। कुछ लोग फ्लेम विलेज के मामलों को संभाल रहे थे, कुछ छूट के छिपे निंजा को पकड़ने में लगे थे। इस कारण गांव में निंजा की संख्या कम थी। सासुके बिना होगा के ऑफिस गए सीधे सुनादे के घर पहुंच गया। वह वहीं उसका इंतजार करने लगा। दूसरी ओर सुनादे लंबी यात्रा के बाद वापस लौट रही थी। शिकाको को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किया। गांव में अभी भी कई जरूरी काम थे। शिकाको बोला, लेडी सुनादे, इस बार दाइम्यो ने गांव के अंदरूनी मामलों में जो दखल दिया है, अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो आगे चलकर होकागे के लिए बहुत परेशानी होगी। यह मिसाल बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। दाइम्यो और होकागे के बीच एक संतुलन होता है। दाइम्यो पैसा देता है, निंजा गांव देश की सुरक्षा करता है। दाइम्यो कुछ सामान्य आदेश दे सकता है, जैसे हमला या रक्षा, लेकिन कार्यान्वयन और निर्णय लेना होकागे का अधिकार है। अगर दाइम्यो हर बार हस्तक्षेप करने लगे तो यह कोनोहा के लिए खतरनाक होगा। सुनादे ने शांत होकर कहा, अब हमें दाइम्यो के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब दाइम्यो खुद हमारे पास आएगा, हम इंतजार करेंगे। फिर उसने कहा, वैसे मुझे लगभग 1 हफ्ते के लिए गांव छोड़ना पड़ सकता है। शिकाको चौंक गया। इस समय होकागे गांव कैसे छोड़ सकती है? सुनादे ने आगे कहा, रूट ने एक निंजा ढूंढा है, उसे अच्छी तरह सुरक्षित रखना मुझे उससे काम है। मेरी अनुपस्थिति में तुम सब संभालना। चिंता मत करो, मैं जल्द लौट आऊंगी। ये कहकर वह बाहर चली गई। शिकाको हैरान रह गया। यामाटो, रूट, वुड रिलीज से जुड़ा मामला था, इसलिए सावधानी जरूरी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि सुनादे कहाँ जा रही है। आमतौर पर होकागे के साथ सुरक्षा टीम होती है, क्या वह अकेले ही जाएगी? शिकाको ने गहरी सांस ली। लगता है होकागे का इतना दृढ़ होना भी हमेशा अच्छा नहीं होता। सुनादे और सासुके की मुलाकात।
घर लौटे ही सुनादे ने देखा सासुके आराम से चाय पी रहा था। उसने पूछा, क्या तुम यहाँ 3 दिन से हो? सासुके ने कप रखकर कहा, नहीं, मैं अभी आया हूँ। सुनादे ने ज्यादा सवाल नहीं किया, लेकिन ध्यान से उसे देखने लगी। हालांकि सासुके अब ऊर्जा से भरा लग रहा था, लेकिन उसके शरीर से हल्की सी गंध आ रही थी जो बता रही थी कि वह 3 दिन से जंगल में था। मतलब वह लगातार कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। एक ऐसा लड़का जिसके पास असाधारण प्रतिभा है और जो इतनी मेहनत भी करता है, ऐसा संयोजन किसी राक्षस से कम नहीं होता। सुनादे ने उसके चेहरे को देखते हुए सोचा, बड़ा होकर यह जरूर बहुत हैंडसम बनेगा। फिर उसने कहा, मैं पहले तुम्हें पूरी स्थिति समझाती हूँ। सासुके ने सिर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सुनादे उसे कैसे देख रही है, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। यह नजर उसे हाकू की याद दिला रही थी। सासुके मन ही मन सोचने लगा, सुनादे को क्या हो गया है? अध्याय 215 उस व्यक्ति से मिलने वाला है। केव 20 के चक्र का उपयोग करके कई जनता बीमारी का इलाज। साउंड निंजा विलेज के भूमिगत बेस में सुनादे के बीमारों को देख रही थी जो ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ था। हालांकि वह बेहोश था, उसकी सांसें पूरी तरह स्थिर थीं, उसके सभी वाइटल साइन भी सामान्य थे, फिर भी किसी कारण से वह होश में नहीं आ रहा था। सुनादे को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हो रही थी कि सासुके ने कितना अद्भुत विचार सोचा। उसने टेल 20 के चक्र का उपयोग करके कई जनता बीमारी का इलाज करने की कोशिश की थी और ये लगभग सफल भी हो चुका था। सही मायने में ये पूरी तरह सफल हो जाता अगर सीलिंग प्रक्रिया के दौरान एक विशेष समस्या न आई होती। उस समस्या के कारण बीमारों का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। इतनी कमजोर हालत में अगर अचानक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा दी जाए तो वह इलाज की जगह जहर बन सकती है। कि बीमारों के साथ भी यही हुआ। जो चक्र उसे बचा सकता था वही उसकी हालत और बिगाड़ गया। पास खड़े कबूतर ने सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों में मैंने पूरी जांच की है, लेकिन उसके कोमा में जाने का कोई कारण नहीं मिला। लेकिन लेडी सुनादे, जो डेटा मैंने इकट्ठा किया है वह पूरी तरह सही है। कृपया आप इसे देखें। सुनादे ने डेटा को जल्दी से देखा और समझ गई कि क्या करना है। डेटा भले ही सामान्य लग रहा था, लेकिन जो एक इंसान के लिए सामान्य है वह दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता। उसने कहा, काव्या क्लान का खून होने के कारण इसका शरीर आम इंसान से ज्यादा मजबूत होना चाहिए, लेकिन अभी इसके सारे आंकड़े एक सामान्य इंसान जैसे हैं। क्या तुम्हें ये सामान्य लगता है? ये सुनकर कबूतर चुप रह गया। उसने इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं था। सुनादे ने आगे कहा, मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे जो खास तौर पर कई जनता पर आधारित होंगे। अगर तुम मेडिकल निंजा हो तो मेरी मदद करो। कितना सीख पाते हो ये तुम पर निर्भर है। सुनादे इलाज शुरू कर देती है। दूसरी ओर सासुके की ट्रेनिंग। इस समय सासुके ओरोचिमारू द्वारा बनाए गए नए ट्रेनिंग ग्राउंड में वुड रिलीज की प्रैक्टिस कर रहा था। ओरोचिमारू दूर से बोला, पिछली बार तुमने ट्रेनिंग ग्राउंड नष्ट कर दिया था, इसलिए इस बार मैंने इसे बड़ा और ज्यादा मजबूत बनवाया है। सासुके ने संतोष से सिर हिलाया। फिलहाल के लिए ठीक है। ओरोचिमारू सासुके की वुड रिलीज देखकर हैरान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम खुद ही वुड रिलीज विकसित कर लोगे। भविष्य में तुम्हारे वंशजों के पास शरिंगन और वुड रिलीज दोनों हो सकते हैं। वंशज? सासुके ने सोचा। उसने पूछा, पहले होकागे के बाद किसी ने वुड रिलीज हासिल किया है? ओरोचिमारू कुछ पल के लिए चुप हो गया। यह एक संभावना का खेल है। अगर ज्यादा लोग हों तो किसी में ये शक्ति आ सकती है। उसने पूछा, तुमने वाटर और अर्थ रिलीज की ट्रेनिंग इसलिए की थी ताकि वुड रिलीज हासिल कर सको, है ना? सासुके थोड़ा रुका। असल में उसे यह सिस्टम से मिला था, लेकिन उसने जवाब दिया। कुछ हद तक ओरोचिमारू ने इसे उसकी प्रतिभा का प्रमाण मान लिया। उसके लिए यह अविश्वसनीय था। अकात्सुकी का जिक्र। अचानक सासुके बोला, अकात्सुकी ने मुझसे संपर्क किया। ओरोचिमारू चौंका नहीं। यह आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी यह जरूर आश्चर्यजनक है। उन्होंने मुझे अकात्सुकी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया और तुमने क्या जवाब दिया? मैंने स्वीकार कर लिया। ये सुनकर ओरोचिमारू सच में चौंक गया। उसने सोचा था कि सासुके मना कर देगा, फिर उसे समझ आया सासुके का असली मकसद क्या है। इटाची उचिहा, अगर दोनों अकात्सुकी में हैं तो उनकी मुलाकात निश्चित है, और जब वह होगा तो वह दृश्य कैसा होगा? ये सोचकर ओरोचिमारू उत्साहित हो गया। उसने पूछा, अकात्सुकी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? सासुके ने कहा, कुछ खास नहीं, मैंने बस मजबूरी में ज्वाइन किया। सासुके मन ही मन सोच रहा था, तुम समझते क्या हो? तुम्हें तो सिस्टम के बारे में कुछ पता ही नहीं। अचानक ओरोचिमारू ने पूछा, क्या तुम उस व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार हो? सासुके चौंक गया। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। अगर वह अकात्सुकी में है तो इटाची से मुलाकात होना तय है, लेकिन जब वह इटाची का सामना करेगा तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर इटाची को पता चला कि सासुके अकात्सुकी में शामिल हो गया है तो क्या वह उसे रोकेगा या फिर सब कुछ वैसे ही होने देगा? अध्याय 216 वुड रिलीज का उन्नयन। सासुके ये जानना चाहता था कि इटाची की प्रतिक्रिया क्या होगी, लेकिन इटाची की प्रतिक्रिया उसकी कल्पना से भी ज्यादा तीव्र निकली। मैंने तुम्हारे भाई उचिहा सासुके को अकात्सुकी में शामिल होने का निमंत्रण दिया है और उसने स्वीकार कर लिया है। इटाची, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तुम उसे फिर मिलोगे। टोबी ने यह बात इटाची से कही। एक ठंडी और नम गुफा में इटाची पत्थर की कुर्सी पर बैठा था, किताब पढ़ते हुए और खाना खा रहा था। अचानक वह रुक गया। उसने धीरे से किताब नीचे रखी और टोबी की ओर देखा। तुमने क्या कहा? उसकी आवाज भारी और खतरनाक लग रही थी। टोबी ने बिना परवाह किए दोबारा कहा, मैंने सासुके को अकात्सुकी में शामिल होने के लिए कहा और उसने मान लिया। गुफा में अचानक सन्नाटा छा गया। पास बैठा किसामे, जो अपनी समेटा तलवार के साथ खेल रहा था, तुरंत सतर्क हो गया। अचानक भयानक हत्या की भावना फूट पड़ी। पूरी गुफा का तापमान जैसे अचानक गिर गया। किसामे ने इटाची की ओर देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसमें पवनचक्की जैसे पैटर्न उभर चुके थे। मांगेक्यो शरीरगन सक्रिय हो चुका था। किसामे ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। इटाची, तुम क्या कर रहे हो? इटाची धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरे छोटे भाई को छूने की कोशिश भी मत करना। उसकी आंखों से निकलती हत्या की भावना बेहद डरावनी थी। टोबी ने मन ही मन सोचा, जैसा कि उम्मीद थी, इटाची एक जीनियस है। भले ही उसका टैलेंट उसके भाई से कम हो, लेकिन फिर भी इस तरह साधारण है। टोबी ने शांत होकर कहा, मैं सासुके को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस चाहता हूं कि वह अकात्सुकी में शामिल हो जाए। वैसे भी वह अब एक भगोड़ा निंजा है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वह हमारे साथ रहे ताकि तुम उसे मिल सको? इटाची ने सिर हिलाया। नहीं, उससे मिलना जरूरी नहीं है। जब तक वह जिंदा और सुरक्षित है वही काफी है। ये कहते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी भावनाएं कुछ ज्यादा दिखा दी हैं। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं उसके अकात्सुकी में शामिल होने के खिलाफ हूँ। टोबी मुस्कुराया, ये तुम्हारी सहमति पर निर्भर नहीं करता। इटाची ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वह शामिल हुआ तो मैं अकात्सुकी छोड़ दूंगा। किसामे ये सुनकर चौंक गया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद टोबी बोला, मैंने अभी उसे आधिकारिक रूप से शामिल नहीं किया है। तुम दोनों आपस में बात कर सकते हो। अगर तुम उसे मना लेते हो तो मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर वह खुद शामिल होना चाहता है तो तुम भी उसे नहीं रोक सकते। इटाची ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मैं उसे कब मिल सकता हूँ? टोबी ने जवाब दिया, तुम ही उसे अकात्सुकी में लाओगे। वह अभी ओरोचिमारू के किसी ठिकाने पर है और शायद अभी कोनोहा की होकागे सुनादे के साथ है। उसने किसी को ठीक कराने के लिए उसे समझौता किया है। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे ही उसका स्थान पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। इटाची ने सिर हिलाया। वह सोचने लगा, ऐसा कौन हो सकता है जिसके लिए सासुके इतना बड़ा जोखिम उठा रहा है?
दूसरी ओर ओटो विलेज। सासुके दीवार को देखते हुए लंबे समय तक सोचता रहा। वह ये सोच रहा था कि जब इटाची से सामना होगा तो वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। अब वह पहले वाला सासुके नहीं रहा, लेकिन इटाची अब भी उसे अपने छोटे भाई के रूप में देखता है। ये स्थिति उसके लिए मुश्किल थी। अगर कोई और होता तो वह बिना सोचे उसे खत्म कर देता, लेकिन इटाची के साथ ऐसा करना संभव नहीं था। छोड़ो, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल उसका लक्ष्य था जल्दी से जोनिन स्तर तक पहुंचना। वुड रिलीज की ट्रेनिंग। सासुके ने वुड रिलीज की ट्रेनिंग फिर शुरू कर दी। सुनादे की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी, जो कि अच्छी बात थी। इसका मतलब था कि इलाज जारी है। अगर कोई उम्मीद नहीं होती तो सुनादे अब तक वापस आ जाती। सासुके ने हल्की सांस ली और फिर से ट्रेनिंग में लग गया। ओरोचिमारू ने कहा, अगर तुम किसी तकनीक को जल्दी सीखना चाहते हो तो लड़ाई करना सबसे अच्छा तरीका है। जरूरत पड़े तो साउंड 4 को बुला सकता हूँ। वे तुम्हारे मुकाबले कमजोर हैं, लेकिन अभ्यास के लिए काफी हैं। सासुके थोड़ा रुका। उसे यह बात सही लगी। उसने महसूस किया कि कई बार उसकी तकनीकें लड़ाई के बाद बेहतर हुई थी। ठीक है, उन्हें बुला लो और हाकू को भी लाओ। ओरोचिमारू ने कहा, मैं गुरेन को भी भेजूंगा, शायद इससे उसे भी कोई उद्देश्य मिल जाए। ओरोचिमारू चला गया। सासुके ने सोचा, 6 लोग अभ्यास के लिए काफी होंगे। वुड रिलीज जुत्सु। अब तक उसने सिर्फ 3 वुड रिलीज तकनीकें सीखी थी, वुड क्लोन, वुड ड्रैगन, वुड ह्यूमन। लेकिन एक समस्या थी, बिना वॉल्ट्री डिसेंट के वुड ड्रैगन, वुड ह्यूमन का उपयोग करना मुश्किल था। शायद ये तकनीक उनके लिए जरूरी आधार थी, या फिर इसे सीखने से बाकी तकनीकें और मजबूत हो सकती थीं। सासुके सोच में पड़ गया, अगर वह नई तकनीक सीखता है तो उसमें काफी समय लगेगा। उसे तय करना था कि वह क्या करे। अध्याय 217, लड़ाई ही सबसे तेज लेवल बढ़ाने का तरीका है। वुड रिलीज, वुड ड्रैगन टेक्निक। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सासुके ने हाथ जोड़ लिए। उसके चेहरे पर नसें उभर आईं क्योंकि उसका चक्र बहुत तेजी से खर्च हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद बिना सेज मोड के वुड ड्रैगन बनने की गति बहुत धीमी थी। सिर्फ यही नहीं, उसका आकार भी संतोषजनक नहीं था। स्पष्ट था कि बिना सेज मोड के इस तकनीक का सही इस्तेमाल करना बेहद कठिन था। वुड ड्रैगन को खत्म करने के बाद सासुके ने वुड रिलीज, वॉल्ट्री डिसेंट के बारे में सोचना शुरू किया। शायद ये सबसे बुनियादी वुड रिलीज तकनीक थी। संभव है कि बाकी तकनीकों को बेहतर समझने के लिए उसे पहले यही सीखनी चाहिए। ये सोचकर उसने अपनी कलाई में रखी सीज रोल निकाली। एक और तकनीक सीखने से फर्क नहीं पड़ेगा, अभी कोशिश करता हूँ। सासुके के लिए निंजुत्सु सीखना ज्यादा कठिन नहीं था, चाहे वह कई जेनकाई की गुप्त तकनीक क्यों न हो। कुछ ही प्रयासों के बाद वुड रिलीज, वॉल्ट्री डिसेंट बिगिनर। जैसे ही उसने ये तकनीक सीखी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक उसे वुड रिलीज की कई तकनीकों की समझ मिल गई हो। अगर तुलना करें तो वॉल्ट्री डिसेंट गणित के पहाड़े जैसा था। पहाड़े के बिना मुश्किल सवाल हल करना कठिन होता है, लेकिन एक बार बेसिक समझ आ जाए तो सब आसान हो जाता है। जमीन से बैलें निकलने लगी। वे तेजी से पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में फैल गईं। ये ग्राउंड बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी बैलें दीवारों, फर्श और छत तक फैल गईं। कुछ जगहों पर पत्ते भी निकल आए, जिससे पूरा स्थान हरे रंग से ढका हुआ दिखने लगा। लड़ाई की शुरुआत। जैसे ही साउंड 4, हाकू और गुरेन पहुंचे, सासुके की असली ट्रेनिंग शुरू हुई। लड़ाई ही सबसे तेज लेवल बढ़ाने का तरीका है। सिर्फ वुड रिलीज का इस्तेमाल करके 6 लोगों से लड़ना सासुके के लिए काफी कठिन था। अगर वह अन्य निंजुत्सु का इस्तेमाल करता तो उन्हें आसानी से हरा सकता था, लेकिन सिर्फ वुड रिलीज पर निर्भर रहना चुनौतीपूर्ण था। उसकी बेलों की ताकत सेज मोड जितनी नहीं थी, गति भी काफी धीमी थी। वॉल्ट्री डिसेंट की मदद से वह बेलों को हमले के लिए और रक्षा के लिए दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकता था। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, बल्कि वुड रिलीज का आधार थी। लेकिन ताकत कम होने के कारण जब भी साउंड 4 बेलों में फंसते वे खुद को चुरा लेते। इससे लड़ाई और कठिन हो गई। सासुके ने उन्हें पहले ही कहा था कि पूरी ताकत से हमला करें, इसलिए साउंड 4 ने पूरी ताकत लगा दी। गुरेन ने भी पूरी शक्ति से हमला किया। हाकू ने भी आदेश मानते हुए पूरी ताकत से लड़ाई की। इन सभी के संयुक्त हमलों ने सासुके को कई बार हार के करीब पहुंचा दिया। सासुके की पूरी ताकत सासुके ने एक साथ इस्तेमाल किया। वुड ड्रैगन, वुड गोलेम, वुड क्लोन, वुड बैलें, इन सबको कंट्रोल करते हुए वह 6 लोगों से लड़ रहा था। ये संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल था। मानसिक दबाव, चक्र की खपत, शारीरिक थकान, सब बहुत ज्यादा थे। अचानक बड़ा सुधार। सिर्फ 30 मिनट बाद सिस्टम की आवाज आए, वॉल्ट्री डिसेंट लेवल अप, वुड ड्रैगन लेवल अप, वुड गोलेम लेवल अप, वुड क्लोन लेवल अप। सासुके मुस्कुराया। हालांकि वह थक चुका था, लेकिन परिणाम शानदार थे। उसे समझ आ गया, लड़ाई के जरिए ट्रेनिंग करना अकेले अभ्यास से कहीं ज्यादा तेज है। ओरोचिमारू सच में समझदार है। मैंने पहले ये तरीका क्यों नहीं सोचा। अब सासुके का आत्मविश्वास वापस आ गया। लड़ाई जारी रही। अब उसका वुड रिलीज कंट्रोल और बेहतर हो गया। ये बदलाव देखकर बाकी 6 लोग हैरान रह गए। क्या उसने अभी अभी प्रगति की? ये तो सच में राक्षस है। सासुके ने देखा, वुड क्लोन पहले ही प्रोफिशिएंट लेवल पर पहुंच चुका था, लेकिन उसे लगा कि इसका इस्तेमाल बाकी तकनीकों को और तेजी से सुधार सकता है। लगातार सुधार। लड़ाई जारी रही। सासुके को अब लड़ाई में मजा आने लगा। हालांकि चक्र खत्म हो रहा था, शरीर थक रहा था, लेकिन उसकी रिकवरी क्षमता अद्भुत थी। जितना वह अपनी सीमा के करीब जाता, उतनी तेजी से वह वापस मजबूत हो जाता। ये कुछ हद तक सयान जैसी क्षमता थी, जहां हर बार सीमा तक जाकर वापस आने पर ताकत बढ़ती है। इस ट्रेनिंग से वुड रिलीज मजबूत हो रहा था। चक्र की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। सासुके ने सोचा, 2 दिन में सभी वुड रिलीज तकनीकों को प्रोफिशिएंट लेवल तक ले जाना मुश्किल नहीं होगा। अध्याय 218, बस एक कदम दूर। 2 दिन सिर्फ सासुके का शुरुआती अनुमान था। वुड रिलीज की ट्रेनिंग बिल्कुल आसान नहीं थी। इस समय वुड गोलेम, वुड ड्रैगन और वॉल्ट्री डिसेंट ये तीनों जुत्सु प्रोफिशिएंट लेवल तक पहुंच चुके थे, लेकिन अगली स्टेज में ब्रेक थ्रू करना आसान नहीं था। कॉम्बैट ट्रेनिंग साधारण अभ्यास से कहीं ज्यादा थकाने वाली थी। हालांकि अपनी लिमिट तक धकेलने से सासुके को जबरदस्त ग्रोथ मिल रही थी, फिर भी उसे आराम की जरूरत पड़ती थी। इस दौरान सासुके महसूस कर रहा था कि उसका शरीर लगातार मजबूत हो रहा है। उसकी ताकत, स्पीड और रिफ्लेक्स हर पहलू में बढ़ रहे थे। कॉम्बैट के जरिए ट्रेनिंग सिर्फ जुत्सु को ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर को अपग्रेड कर रही थी। यह एहसास काफी संतोषजनक था। 2 दिन जल्दी बीत गए। इन 2 दिनों में सासुके, साउंड 4, हाकू और गुरेन कुल 7 लोग ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर नहीं गए। वही खाना, वही आराम, और जैसे ही स्टेमिना वापस आता, फिर से लड़ाई शुरू। शुरुआत में सासुके मुश्किल से टिक पाता था, लेकिन धीरे धीरे बाकी लोग उसकी रिकवरी स्पीड के सामने कमजोर पड़ गए। 1 घंटे की लड़ाई के बाद उन्हें आराम चाहिए होता था, लेकिन सासुके उसे सिर्फ 10 मिनट चाहिए होते थे और वो फिर से फुल एनर्जी में आ जाता था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। साउंड 4 पूरी तरह सासुके की ताकत को स्वीकार कर चुके थे। उसकी ताकत ही नहीं, उसकी रिकवरी भी इंसानों जैसी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि वो सामान्य इंसान है और सासुके एक राक्षस। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, सासुके अपने आराम के समय में भी ट्रेनिंग करता था। इतनी टैलेंट होने के बावजूद भी वो समय बर्बाद नहीं करता था। गुरेन को भी नई प्रेरणा मिली। अगर वो ओरोचिमारू का वैसल नहीं बन सकती तो कम से कम मजबूत बनकर उसकी मदद तो कर सकती है, जैसे अभी सासुके की कर रही है। हाकू, जो सोचती थी कि वो जल्दी सासुके के बराबर पहुंच जाएगी, अब समझ चुकी थी
वो अभी बहुत पीछे है। सासुके की ग्रोथ स्पीड उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा थी। अब उसने ठान लिया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसे केज लेवल निंजा बनना ही होगा। आराम के बाद सभी फिर से लड़ाई में उतर गए। इस बार सासुके का वुड रिलीज और भी खतरनाक था। वुडवाइंस की स्पीड और ताकत दोनों ही डरावनी थी। साउंड 4 कुछ ही सेकंड में बंद गए। वुड गोलेम ने हाथों को दबा दिया। वुड ड्रैगन ने गुरेन के क्रिस्टल ड्रैगन को आसानी से तोड़ दिया। एक पल में उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सभी 6 लोग हार गए। तभी सासुके को सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी। बधाई हो वुड गोलेम, वुड ड्रैगन और वर्ल्ड ट्री डिसेंड लेवल अप। वुड ड्रैगन स्मॉल अकम्प्लिशमेंट, वुड गोलेम स्मॉल अकम्प्लिशमेंट, वर्ल्ड ट्री स्मॉल अकम्प्लिशमेंट, वुड ड्रोन ग्रेट अकम्प्लिशमेंट। सासुके की आंखों में खुशी चमक उठी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आखिरकार वुड रिलीज अपग्रेड हो गया। अब उसकी वुड रिलीज में जीवन महसूस हो रहा था। पहले ये सिर्फ चक्र पर निर्भर थी, अब खुद ही उसमें अटैक पावर आ गई थी। बधाई हो बिरलाइन लिमिट वुड रिलीज सेकंड स्टेज में अपग्रेड। जीवन शक्ति बढ़ी, शरीर मजबूत हुआ। सासुके कुछ पल के लिए चौंक गया। उसके अंदर ऊर्जा का उफान आ गया। दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे पूरा शरीर खुद सांस ले रहा हो। बधाई हो सासुके समा। दरवाजे से आवाज आए, सबने देखा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, किमिमारो। सासुके हैरान था, वो जग गया। किमिमारो उसके पास आया और घुटनों पर बैठ गया। धन्यवाद सासुके सामा, आपने मेरे लिए जो किया। सासुके मुस्कुराया, तुमने मुझे बचाया था, मैं बस बदला चुका रहा हूँ। लेकिन किमिमारो ने सिर हिलाया। तभी पीछे से एक और कदमों की आवाज आई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सुना दे। सासुके बोला, धन्यवाद सुना दे। लेकिन सुना दे का ध्यान सासुके पर नहीं था। वो वुड रिलीज को देख रही थी। उसमें जबरदस्त जीवन ऊर्जा थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, बिल्कुल उसके दादा हाशिरामा जैसी। उसने सोचा, ये लड़का हाशिरामा की ताकत और उचाहा की आंखें, अगर ये मदार और हाशिरामा का मेल बन गया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक अस्तित्व बन जाएगा। आखिरकार उसने कहा, तुम्हारी वुड रिलीज बहुत मजबूत है सासुके। सासुके के लिए ये एक कॉम्प्लीमेंट था। वुड रिलीज अपग्रेड हो चुका था। अब अगला लक्ष्य, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सेज मोड। उसने मन में सोचा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, बस एक कदम और, जॉन लेवल और फिर असली बदलाव। अध्याय 219, सेजा ट्रेनिंग की शुरुआत। सासुके को गहरे विचारों में डूबा देखकर सुनादे ने वुड रिलीज के बारे में आगे बात करना छोड़ दिया। उसने हल्की सी असहज मुस्कान दी और सासुके की ओर देखा। उचिहा सासुके, चाहे अतीत में तुम्हारा और कोनोहा का रिश्ता जैसा भी रहा हो, 5वीं होकागे होने के नाते मैं तुम्हें किसी भी समय गांव में वापस आने का स्वागत करती हूँ। ये सुनकर ट्रेनिंग ग्राउंड में मौजूद सभी लोग चौंक गए। यहाँ तक कि पास आ रहा और उचिमारू भी ये सुनकर रुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुनादे एक जीनियस को वापस लाने के लिए इतना बड़ा प्रस्ताव देगी। अगर सासुके वापस आता तो गांव के अंदर इसे कैसे समझाया जाता। भले ही उसने सीधे कोनोहा क्रश प्लान में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन सील स्क्रॉल चुराना, गांव से भाग जाना, ये सब विद्रोह माने जाते थे। इसका मतलब ये भी था कि तीसरे होकागे की मौत में उसकी कुछ जिम्मेदारी थी, जिसे गांव के बुजुर्ग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सुनादे ने दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो, अगर तुम वापस आना चाहो तो मैं तुम्हारा भगोड़ा निंजा का दर्जा तुरंत हटा सकती हूँ। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगी। हालांकि उसके शब्द मजबूत थे, लेकिन उसके व्यवहार में हल्की झिझक दिखाई दे रही थी। सासुके, साउंड 4 और किमिमारो ने यह नहीं देखा, लेकिन हाको और गुरेन ने तुरंत नोटिस कर लिया। सुनादे थोड़ा शर्मा रही थी। ओरोचिमारू ने बीच में कहा, सुनादे, तुम सच में किसी जीनियस को पाने के लिए कुछ भी कह सकती हो। सुनादे ने जवाब दिया, ओरोचिमारू, तुम भी कभी भी कोनोहा लौट सकते हो। ये कहते ही उसके चेहरे पर जटिल भाव आ गए, क्योंकि ओरोचिमारू वही व्यक्ति था जिसने तीसरे होकागे को मारा था। उसके अपराध सासुके से भी बड़े थे, फिर भी उसने ये प्रस्ताव दिया। ओरोचिमारू कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह सच में थोड़ा प्रभावित हुआ। सुनादे ने कहा, ठीक है, अब मुझे कोनोहा वापस जाना होगा। तुम लोग सोच लो, वह ज्यादा देर रुक नहीं सकती थी। कोनोहा की हालत ऐसी थी कि उसे वहां रहकर सब संभालना जरूरी था। उसके जाने के बाद ओरोचिमारू हल्का सा हंसा और बिना कुछ कहे चला गया। सासुके का अगला लक्ष्य। सासुके ने समय बर्बाद नहीं किया। वह अब सिर्फ एक कदम दूर था, सिस्टम के अनुसार जोनिन स्तर तक पहुंचने से। अब उसका लक्ष्य था रियूजी केव जाकर सेज मोड की ट्रेनिंग करना। इस बार उसने ओरोचिमारू की मदद के बिना ही सांपों को बुलाया। उसने व्हाइट स्नेक सेज से उसे बुलाने को कहा। बाकी सभी को उसने वापस भेज दिया, लेकिन किमिमारो वहीं रुका रहा, जैसे वह सासुके की सुरक्षा कर रहा हो। ओरोचिमारू ने पहले ही कहा था, मैंने तुम्हें एक बार बचाया था, लेकिन अब जिसने तुम्हें बचाया है वह सासुके है। अब तुम्हारा उद्देश्य सासुके से जुड़ा होना चाहिए। इसलिए किमिमारो अब सासुके के साथ रह रहा था। ओरोचिमारू इस सबको देखना चाहता था कि एक तरीके जिंजुरी की और एक अत्यधिक प्रतिभाशाली उच्च मिलकर निंजा दुनिया में क्या बदलाव ला सकते हैं। बाकी लोगों की ट्रेनिंग। हाको और गुरेन भी अपनी ट्रेनिंग में लग गए। सासुके की तेज प्रगति देखकर हाको को एहसास हुआ, अगर वह ढीली पड़ी तो सासुके उससे बहुत आगे निकल जाएगा। इसलिए उसने और भी कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी। रियूजी केव। सासुके वहां पहुंचा और व्हाइट स्नेक सेज के सामने खड़ा हुआ। उसके बोलने से पहले ही सेज ने कहा, तुम बहुत खतरनाक बच्चे हो, इतनी कम समय में इतना मजबूत हो जाना यह अविश्वसनीय है। सासुके हैरान था कि सेज ने उसकी ताकत को कैसे पहचान लिया, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका सिर्फ एक सवाल था, मैं अपने सेज मोड को और मजबूत करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। सेज ने कहा, तुम पहले ही परफेक्ट सेज मोड हासिल कर चुके हो, इसे और कैसे मजबूत किया जा सकता है। सासुके चुप रह गया, शायद सेज उसकी बात समझ नहीं पाया। सेज ने समझाया, सेज चक्र और सामान्य चक्र दोनों ऊर्जा के रूप हैं, उन्हें कैसे नियंत्रित करना है ये खुद समझना पड़ता है। अनुभव और समय के साथ ही सुधार होता है। उसने कहा, अगर तुम तेजी से सीखना चाहते हो तो कुछ सेज तकनीकें सीख सकते हो, इससे थोड़ी मदद मिलेगी। लेकिन उसने चेतावनी भी दी, जल्दबाजी में ट्रेनिंग करने से गलतियां हो सकती हैं। सासुके मुस्कुराया। टैलेंट के मामले में उसे किसी से डर नहीं था, और गलतियां वह ऐसा नहीं मानता था कि उससे होंगी। लेकिन सेज तकनीक सीखने का विचार उसे पसंद आया। उसने कहा, आपने पिछली बार कहा था कि आप मुझे एक सेज तकनीक सिखाएंगे, अब मैं तैयार हूँ। व्हाइट स्नेक सेज मुस्कुराया, ठीक है, ये तकनीक बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हारे लिए ये सिर्फ समय की बात है। इस तकनीक का नाम है सेज आर्ट इनऑर्गेनिक रिइंकार्नेशन। अब शुरू करते हैं। अध्याय 220, जोनिन स्तर की प्राप्ति। सेंजुत्सु इनऑर्गेनिक रिइंकार्नेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें चक्र की मदद से निर्जीव वस्तुओं को नियंत्रित किया जाता है और उन्हें मनचाहे रूप में बदला जा सकता है। इस तकनीक की क्षमता बहुत विशाल है, लेकिन इसकी असली ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कैसे उपयोग किया जाए। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सासुके के अनुसार यह वर्ल्ड ट्री डिसेंट के बराबर शक्तिशाली हो सकती है। अविश्वसनीय सीखने की गति। व्हाइट स्नेक सेज का मानना था कि इस तकनीक को सीखने में सासुके को कई दिन लगेंगे, लेकिन सिर्फ आधे दिन में ही वह पूरी तरह हैरान रह गया। सासुके सेंजुत्सु चक्र को आसानी से नियंत्रित कर रहा था, आसपास के इलाके को अपनी इच्छा से बदल रहा था। वह बिल्कुल शुरुआती नहीं लग रहा था, बल्कि एक अनुभवी निंजा जैसा दिख रहा था। व्हाइट स्नेक सेज ने मान लिया, सासुके की प्रतिभा उसकी समझ से भी परे है। नेचुरल एनर्जी का खतरनाक स्तर। सासुके की ट्रेनिंग जारी रही। उसकी नेचुरल एनर्जी को सोखने की गति इतनी तेज थी कि यहाँ तक कि ग्रेट स्नेक प्लान भी उससे पीछे लग रहा था।
थरी स्नेक प्रिंसेस भी चौंक गई। उन्होंने सोचा यह उसकी रिवर्स स्केल की वजह से है, लेकिन व्हाइट स्नेक सेज ने कहा नहीं, यह उसकी अपनी प्रतिभा है। ये सुनकर वे और भी हैरान हो गई। भयानक ऊर्जा विस्फोट। अचानक पूरा ryuchi केव हिलने लगा। सासुके का शरीर जैसे एक ब्लैक होल बन गया। वह चारों तरफ की नेचुरल एनर्जी को तेजी से अपने अंदर खींच रहा था। सिस्टम की आवाज आए, इनऑर्गेनिक रिइंकार्नेशन मास्टर हो गया। लेवल एक साथ कई बार बढ़ गया। सेज मोड का विकास, साथ ही सेज मोड भी अपग्रेड हो गया। अब उसकी नेचुरल एनर्जी को सौंपने की गति और भी बढ़ गई। अब सासुके के पास वुड रिलीज की ऑटो एब्जॉर्प्शन, रिवर्स स्केल, सेज बॉडी, खुद की कंट्रोल क्षमता, सब मिलकर एक खतरनाक स्तर बना रहे थे। वह पूरे ryuchi केव की ऊर्जा को खींचने जैसा लग रहा था। पूरा क्षेत्र नियंत्रण में। सासुके ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने इनऑर्गेनिक रिइंकार्नेशन का इस्तेमाल करते हुए आधे ryuchi केव को नियंत्रित कर लिया। इससे जमीन हिलने लगी। बड़े बड़े सांप बाहर निकल आए। 1 घंटे तक की प्रक्रिया चलती रही। फाइनल ब्रेकर थ्रू। फिर सासुके ने आंखें खोली। सिस्टम सेज मोड फिर से अपग्रेड। इनऑर्गेनिक रिइंकार्नेशन मास्टरी लेवल। अब सासुके सेंजुत्सु चक्र को आसानी से बना सकता था। उसकी गति बहुत तेज हो गई थी। उसका शरीर नीली रोशनी से चमकने लगा। व्हाइट स्नेक सेज हैरान रह गया। उसने कहा यह क्या है? सेज मोड का अंतिम रूप। व्हाइट स्नेक सेज चिल्लाया, ये कंट्रोल खोना नहीं है, ये सेज मोड का अंतिम रूप है। इस अवस्था में सेंजुत्सु चक्र एक कवच बन जाता है। ये टेल बीस्ट चक्र की तरह होता है। इससे हमला और रक्षा दोनों हो सकते हैं। धीरे धीरे नीली ऊर्जा सासुके के शरीर पर एक कवच बन गई। उसके पीछे सांपों जैसी आकृतियां बन गईं। जोनिन स्तर हासिल। फिर सिस्टम की आवाज आए, सेज मोड मास्टरी, कुल मूल्यांकन, स्टैंडर्ड जोनिन। सासुके ने जोनिन स्तर हासिल कर लिया। नया रिवॉर्ड, उसे नया इनाम मिला, चक्र एम्प्लीफिकेशन। जैसे ही यह शक्ति सक्रिय हुई, सासुके के शरीर में चक्र विस्फोट की तरह फैल गया। अब वह अपने चक्र को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह ये सोचने लगा कि यह नई शक्ति उसे कितनी ज्यादा ताकत देगी। अध्याय 221, सिस्टम में नए बदलाव। अचानक बढ़ते हुए चक्र के प्रवाह ने सासुके को ऐसा महसूस कराया मानो वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया हो जहां हर तरफ सिर्फ चक्र ही चक्र भरा हुआ है। इस दुनिया में वह हर चक्र को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसकी एक सांस ही इतनी शक्तिशाली है कि हवा को हिला दे और चारों ओर जबरदस्त कंपन पैदा कर दे। चक्र का विस्फोट। धड़ाम। सासुके ने आसानी से चक्र का एक विस्फोट छोड़ा जिससे आसपास की हवा तक कांप उठी। व्हाइट स्नेक सेज ये देखकर पूरी तरह चौंक गया। उसने सोचा, ये लड़का, इसका चक्र इतनी तेजी से बढ़ कैसे रहा है? अगर सेज मोड और चक्र कवच तक बात होती तो वह समझ में आने वाली चीज थी, लेकिन चक्र की मात्रा का अचानक विस्फोट पूरी तरह अलग स्तर की बात थी। नेचुरल एनर्जी पर असर। सासुके के चक्र बढ़ने से उसकी सेंजुत्सु चक्र बनाने की क्षमता भी बढ़ गई। नेचुरल एनर्जी सोखने की गति और तेज हो गई। ये गति इतनी खतरनाक थी कि व्हाइट स्नेक सेज तक थोड़ा डर गया। लेकिन ये स्थिति ज्यादा देर नहीं चली। एक पल पहले सब कुछ भयंकर था और अगले ही पल सब शांत हो गया। सब कुछ सामान्य। सासुके के आसपास की रोशनी गायब हो गई। हवा शांत हो गई। ryuchi केव का कंपन रुक गया। छुपे हुए विशाल सांप बाहर झांकने लगे। 3 स्नेक प्रिंसेस भी नीचे आकर दूर से सासुके को देखने लगी। वे अभी भी सतर्क थीं। उन्हें डर था कि सासुके फिर से कुछ बड़ा कर सकता है। सासुके को एहसास हुआ, अब सासुके पूरी तरह होश में था। उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया और मुस्कुराया। ये काम कर गया। फिर उसने देखा उसका चक्र स्तर कितना बढ़ चुका है। नया चक्र स्तर, चक्र भंडार, कागे स्तर मिट्टी, यानी एक गरीब जोनिन से 10 गुना ज्यादा चक्र। ये बहुत ही खतरनाक स्तर था। अगर तुलना करें तो ये सैकड़ों काकाशी के बराबर चक्र के समान था और लगभग नारुतो जैसे विशाल चक्र भंडार के बराबर। सिस्टम में नया बदलाव। सासुके ने अपना स्टेटस पैनल खोला। बाकी सब वैसा ही था, लेकिन एक बड़ा बदलाव दिखा। पहले चक्र तत्व बस नाम से दिखते थे, पानी, आग, बिजली, धरती, यिन। अब हर तत्व के साथ प्रतिशत और लेवल दिख रहा था। पानी 45% लेवल 1, आग 10% लेवल 2, बिजली 98% लेवल 2, धरती 0% लेवल 1, यिन 27% लेवल 1। इसका मतलब क्या है? प्रतिशत इक्वल्स प्रगति, लेवल इक्वल्स ताकत का स्तर। 100% होने पर अगले लेवल में अपग्रेड होगा। सासुके समझ गया। जोनिन स्तर पर पहुंचने के बाद सिस्टम ने नई जानकारी खोल दी है। नया मिशन। अचानक सिस्टम ने एक नया लक्ष्य दिया। बेसिक ताकत और स्पीड कमजोर है, इन्हें ट्रेन करो और 8 गेज तकनीक सीखो। लक्ष्य 6ठे गेज तक पहुंचना। इनाम सेंजू क्लान का शरीर। सासुके की प्रतिक्रिया। ये सुनकर सासुके हैरान रह गया। मुझे ताइजुत्सु क्यों सीखना चाहिए? वह तो एक लंबी दूरी का निंजा था, लेकिन इनाम बहुत बड़ा था। सेंजू शरीर का मतलब जबरदस्त स्टेमिना, तेज रिकवरी, विशाल चक्र, 8 गेज की कठिनाई। 6ठे गेज तक पहुंचना आसान नहीं था। उदाहरण, लीने चू ने एग्जाम में 5 गेज खोले, लेकिन वह तक सिर्फ 6 तक पहुंचा। इससे पता चलता है ये बहुत कठिन ट्रेनिंग है। सेज ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेड। तभी सासुके को सिस्टम का एक और मैसेज याद आया। सेज ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेड, इंटरमीडिएट फॉर्म अनलॉक, सेकंड फॉर्म भूल गया। व्हाइट स्नेक सेज की प्रतिक्रिया। व्हाइट स्नेक सेज ने सासुके को देखकर कहा, तुमने सेंजुत्सु चक्र को स्थिर रूप दे दिया है। ये सबसे परफेक्ट सेज मोड है। ये सुनकर सासुके भी समझ गया। वह भी बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच चुका है। अब उसकी ताकत सिर्फ एक निंजा की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे योद्धा की बन चुकी थी जो पूरे निंजा वर्ल्ड को हिला सकता है। अध्याय 222, एक दिलचस्प मामला। सासुके ने अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर से सेज मोड सक्रिय करने की कोशिश की। जैसा उसने सोचा था, जैसे ही उसने इसे एक्टिव किया, उसे अपने शरीर में बदलाव साफ महसूस होने लगा। सेंजुत्सु चक्र का पुनः प्रवाह। पहले जो सेंजुत्सु चक्र इस्तेमाल नहीं हुआ था वह उसके रिवर्स स्केल में जमा था। अब वही चक्र दोबारा सक्रिय हुआ और पूरे शरीर में फैल गया। चक्र कवच का नया रूप। सासुके के शरीर पर नीला चक्र कवच बन गया, लेकिन ये पूरी तरह टेल बीस्ट क्लोक जैसा नहीं था। इसके बजाय उसका शरीर कुछ हद तक 8 गेज की अवस्था जैसा दिख रहा था, नीली चमक के साथ। चक्र से बना विशाल सांप। उसके पीछे सेंजुत्सु चक्र से बना एक विशाल सांप प्रकट हुआ। वह सासुके के पीछे लिपटा हुआ था। उसका सिर सासुके के कंधे के ऊपर था। उसकी आंखें तेज चमक रही थीं। सासुके ने उस सांप की तरफ देखा। सिर्फ एक विचार से वह उसके हर मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता था। नई लड़ाई की स्टाइल। ये चक्र सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं था, सासुके इसे बदल सकता था। मौका, हाथ, तेज नुकीला हथियार, और इसमें लचीलापन और ताकत दोनों थे, यानी इसे सीधे हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। एक ही सोच में कई और सांप उसके पीछे से निकल आए, लेकिन फर्क था, पहला सांप खुद ही काम कर रहा था, बस आदेश चाहिए। बाकी सांपों को सासुके को खुद कंट्रोल करना पड़ता था। इससे उसकी लड़ाई और भी खतरनाक और बहुमुखी हो गई। चक्र कंट्रोल का चरम स्तर। व्हाइट स्नेक से ये देखकर दंग रह गया। उसने कहा, इस बच्चे का चक्र कंट्रोल शायद मुझसे भी ज्यादा है। ये सच था। सासुके लगातार लड़ाइयों से गुजरा, कई जुत्सु सीखे, ट्रेनिंग करता रहा,
इन सब के कारण उसका चक्र कंट्रोल अनजाने में ही सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। अब वह हर चक्र को पूरी सटीकता से कंट्रोल कर सकता था, बिना किसी बर्बादी के उपयोग कर सकता था। सासुके का प्रस्थान। सासुके ने सेज मोड बंद किया और व्हाइट स्नेक सेज की तरफ देखा। उसने कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मैं फिर कभी सीखने आऊंगा। इसके बाद बिना समय दिए उसने तुरंत समनिंग जुत्सु खत्म किया और गायब हो गया। साउंड विलेज में वापसी। सफेद धुएं के साथ सासुके साउंड विलेज बेस पर वापस आ गया। असल में उसे वहां गए हुए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था। नया लक्ष्य। अब उसके पास 3 बड़े लक्ष्य थे। 8 गेट सीखना, कम से कम 6ठे गेट तक अकात्सुकी में शामिल होना, 8 पूंछ वाले जिंचुरिकी को पकड़ना। 8 गेट सीखने का कारण, इनाम सेंजू कबीले का शरीर। 8 गेट की सच्चाई। सासुके ने सीलिंग स्क्रॉल पढ़ा। उसे समझ आया, ये तकनीक हर कोई नहीं सीख सकता, इसके लिए बहुत मजबूत शरीर चाहिए। यही कारण था कि रॉकी भी पूरी तरह इसे मास्टर नहीं कर पाया। ओरोचिमारू का आगमन। ओरोचिमारू ने तुरंत सासुके की वापसी महसूस की। हालांकि सासुके सिर्फ आधे दिन के लिए गया था, लेकिन अब उसकी उपस्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका आभा और चक्र ज्यादा खतरनाक, ज्यादा दबाव डालने वाला। ओरोचिमारू खुद भी चौंक गया। उसने सोचा, ये तो राक्षसों से भी ऊपर का राक्षस है। दिलचस्प खबर। ओरोचिमारू सासुके के पास आया और बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक दिलचस्प खबर है। सासुके ने कहा, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। ओरोचिमारू मुस्कुराया और बोला, कोनोहा में एक हीरो उभरा है। सासुके चौंक गया। हीरो? ओरोचिमारू ने आगे कहा, उसने कोनोहा के अंदरूनी संघर्ष को खत्म किया और उसने वो रिलीज को भी मास्टर कर लिया है। ये सुनकर सासुके एक पल के लिए रुक गया। क्या वह उसके बारे में बात कर रहा था? लेकिन अगले ही पल ओरोचिमारू ने नाम बताया, कोनोहा का हीरो यामाटो। सासुके पूरी तरह हैरान रह गया। यामाटो। अध्याय 223, चक्र की सीमाएं। यामाटो, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो पहले दांजो के अधीन काम करता था? खैर, अब जब दांजो खत्म हो चुका है तो स्वाभाविक है कि वह सुनादे के नियंत्रण में आ गया होगा। लेकिन सासुके को यह स्थिति थोड़ी विडंबनापूर्ण लगी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यामाटो उसकी जगह कोनोहा का हीरो बन जाएगा। सासुके की समझ। सासुके हल्का सा हंसा। उसे जल्दी ही सब समझ आ गया। जब उसने वो रिलीज का इस्तेमाल किया था तब उसने बिल्कुल भी छिपने की कोशिश नहीं की थी। इस वजह से सुनादे को गांव लौटकर एक कहानी बनानी पड़ी और यामाटो उस कहानी का चेहरा बन गया। लेकिन सासुके को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह खुद नहीं चाहता था कि उसकी वो रिलीज सबके सामने आए। यामाटो की परेशानी। कोनोहा के एक ट्रेनिंग ग्राउंड में यामाटो शिजुने के सामने खड़ा था। शिजुने ने कहा, जल्दी करो, तुम्हारी वो रिलीज अभी बहुत कमजोर है, तुम्हें इसे जल्दी मजबूत बनाना होगा। यामाटो अंदर से परेशान था। अगर वो रिलीज इतनी आसान होती तो वह पहले ही दांजो का सबसे ताकतवर हथियार बन गया होता। असल समस्या थी उसका चक्र। वो रिलीज बहुत ज्यादा चक्र खर्च करती है। उसका चक्र भंडार उतना बड़ा नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी तकनीक को कमजोर बनाना पड़ रहा था ताकि वह दिखने में बड़ी लगे लेकिन असल में उतनी ताकतवर न हो। वह सोच रहा था, आखिर वह असली वो रिलीज उपयोगकर्ता कौन है? सुनादे ने मुझे क्यों चुना? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। सासुके का नजरिया। साउंड विलेज में ओरोचिमारू ने सासुके से पूछा, तुम गुस्सा नहीं हो? सासुके मुस्कुराया, मैं क्यों गुस्सा हूँ, क्योंकि कोई मेरी जगह हीरो बन गया। फिर उसने कहा, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, मैं कितना मजबूत बन सकता हूँ। चक्र की सीमा पर सवाल। सासुके ने ओरोचिमारू से पूछा, क्या तुम्हें कभी यह जानने की इच्छा नहीं हुई कि निंजुत्सु की सीमा क्या है? चक्र की असली सीमा क्या है? ये शक्ति आखिर एक निंजा को कहां तक पहुंचा सकती है? ये सुनकर ओरोचिमारू सब समझ गया। सासुके नाम, पहचान, सम्मान, इन सब चीजों की परवाह नहीं करता, वह सिर्फ ताकत की सीमा जानना चाहता है। ये देखकर ओरोचिमारू को अपने पुराने दिन याद आ गए जब वह खुद भी सिर्फ ज्ञान और शक्ति के पीछे भागता था। नई ट्रेनिंग की शुरुआत। ओरोचिमारू चला गया। सासुके ने स्क्रॉल बंद किया। अब उसे समझ आ गया था कि क्या करना है। 8 गेट्स की ट्रेनिंग। 8 गेट्स सीखने के लिए जरूरी था शरीर की ताकत, सहनशक्ति, चक्र के अचानक बढ़ने को झेलने की क्षमता। पहला लक्ष्य शारीरिक ताकत बढ़ाना। दूसरा एंडोरेंस बढ़ाना। एंडोरेंस बढ़ाना सबसे मुश्किल था, इसके लिए बार बार अपने शरीर को उसकी सीमा तक धकेलना पड़ता है। नया प्लान। सासुके ने सोचा, मुझे कुछ खास ट्रेनिंग उपकरण चाहिए। उसने किमिमारो को बुलाया, मेरे लिए डंबल और जिम के उपकरण बनवाओ, ऐसे धातु से बनवाओ जो बहुत भारी हो। किमिमारो ने तुरंत कहा, जैसा आदेश। इंतजार में भी ट्रेनिंग। किमिमारो के जाने के बाद सासुके ने समय बर्बाद नहीं किया। वह बैठ गया और वुड रिलीज की ट्रेनिंग शुरू कर दी। वुड रिलीज शरीर को मजबूत करती है, रिकवरी बढ़ाती है, जो 8 गेट्स की ट्रेनिंग में मदद करेगा। इधर दूसरी तरफ एक गुफा में इटाची इंतजार कर रहा था। जेत्सु जमीन से निकलकर बोला, मैंने उसे ढूंढ लिया है, सासुके साउंड विलेज में है। ये सुनते ही इटाची की आंखें खुल गईं। कहाँ? ओरोचिमारू के अंडरग्राउंड बेस में। इटाची तुरंत खड़ा हो गया। किसामे बोला, मैं भी चलूंगा। इटाची, जरूरत नहीं, यह उचिहा का मामला है। किसामे मुस्कुराया, मैं दखल नहीं दूंगा, बस जरूरत पड़ी तो मदद करूंगा। इटाची समझ गया किसामे उस पर नजर रखने के लिए साथ आ रहा है। उसने कहा, ठीक है चलो। फिर उसने मन में सोचा, मेरे छोटे भाई, तुम अब क्या बन चुके हो? नारुतो रिइंकार्नेटेड एज ससुके उचिहा विद परफेक्ट टैलेंट्स। अध्याय 224, उचिहा का मामला। प्रशिक्षण मैदान के अंदर वापस आने के बाद से सासुके कहीं बाहर नहीं गया था और पूरी तरह वहीं रुककर प्रशिक्षण में लगा हुआ था। जैसे ही किमिमारो वह फिटनेस उपकरण लेकर आया जिसकी सासुके को जरूरत थी, सासुके ने तुरंत अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया। शारीरिक प्रशिक्षण चक्र या निंजुत्सु सीखने से कहीं अधिक कठिन था। शुरुआत 500 किलोग्राम से करते हुए सासुके धीरे धीरे वजन बढ़ाता गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी शुरुआती 500 किलोग्राम की ताकत दोगुनी हो गई। ताकत के प्रशिक्षण के दौरान सासुके को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की कोई सीमा ही नहीं है। हर बार जब वह पूरी तरह थक जाता, उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति उमड़ पड़ती। ये शक्ति तुरंत उसके शरीर को फिर से सक्रिय कर देती। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसकी सहनशक्ति भी वापस आने लगी। हालांकि पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना जरूर कि वह प्रशिक्षण जारी रख सके। पूरी रात किमिमारो प्रशिक्षण मैदान के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था। सासुके को पसीने से लथपथ देखकर किमिमारो खुद को रोक नहीं पाया और उसकी प्रशंसा करने लगा। सिर्फ असाधारण प्रतिभा ही नहीं, बल्कि अद्भुत मेहनत भी। लॉर्ड सासुके सच में अपनी वर्तमान शक्ति के योग्य है, ये केवल प्रतिभा पर आधारित नहीं है। इस तरह का लगातार प्रशिक्षण सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। ये कहते हुए किमिमारो ने भी अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया। वह टेल 20 के चक्र को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। सासुके ने उसे पहले ही 3 टेल्स के चक्र को नियंत्रित करने का तरीका सिखाया था, जिसमें शरीर पर कई सील लगाए जाते हैं। जैसे जैसे वह अलग अलग सील खोलता, टेल 20 का चक्र बाहर निकलता। वह जितना संभाल सकता था उतना नियंत्रित करता। अगर वह अपनी सीमा से आगे बढ़ जाता तो टेल 20 का चक्र बेकाबू हो जाता और वह बेहोश हो जाता। ये प्रशिक्षण देखने में आसान लगता था, लेकिन असल में बेहद कठिन था। इसके लिए बेहद सूक्ष्म नियंत्रण की जरूरत थी। इस मामले में किमिमारो को अभी काफी समय तक अभ्यास करना था।
ठक टिल्ड, ठक टिल्ड, ठक टिल्ड। जैसे जैसे सासुके जिम उपकरणों का उपयोग कर रहा था, प्रशिक्षण मैदान में लगातार आवाज गूंज रही थी। धम, एक मुक्का ओरोचिमारू द्वारा दिए गए पावर टेस्टिंग मशीन पर पड़ा। सासुके ने स्क्रीन पर देख रहे नंबर को देखा, 2000 किलोग्राम। हालांकि उसकी शुरुआती ताकत कुछ ही घंटों में दोगुनी हो गई थी, लेकिन अब उसे दोबारा दोगुना होने में लगभग 8 घंटे लग गए। वृद्धि की गति थोड़ी धीमी हो गई थी, फिर भी सासुके अपने शरीर में हो रहे बदलावों को साफ महसूस कर सकता था। उसके शरीर की हर कोशिका जैसे उत्साह से झूम रही थी। एक पल के लिए सासुके शारीरिक प्रशिक्षण का आदी सा हो गया। ये चक्र प्रशिक्षण से कहीं ज्यादा रोमांचक था। कई घंटों के कठिन परिश्रम के बाद सासुके ने कुछ समय आराम करने का फैसला किया, और स्वाभाविक रूप से उसने आराम करते हुए वुड रिलीज का प्रशिक्षण शुरू किया। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी वुड रिलीज की सीमा टूटने वाली है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो यह अभ्यास उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता था। वह पद्मासन में बैठ गया, आंखें बंद की और शरीर में वुड रिलीज चक्र को नियंत्रित करने लगा। सासुके साफ महसूस कर सकता था कि उसकी कोशिकाएं वुड रिलीज चक्र से पुनर्जीवित हो रही हैं। शायद यही कारण था कि उसकी प्राकृतिक उपचार क्षमता इतनी मजबूत हो गई थी। वुड रिलीज चक्र में स्वाभाविक रूप से उपचार करने की क्षमता थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसी समय शोध में लगे ओरोचिमारू ने अचानक सिर उठाया। उसने एक अजीब चक्र की लहर महसूस की। क्या ये वही है? ओरोचिमारू तुरंत बेस के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि प्रवेश द्वार को जोर से तोड़ा गया था। साउंड फोर्ट जो पहरा दे रहे थे जमीन पर गिरे पड़े थे। वे जीवित थे, लेकिन उनकी चेतना धुंधली थी। ये साफ संकेत था कि वे जैनिजुत्सु में फंसे हुए थे। ओरोचिमारू, अचानक ऊपर से एक आवाज आई। ओरोचिमारू ने ऊपर देखा, दो आकृतियां छत पर उल्टी खड़ी थीं। इटाची उचिहा और किसामे होशिगाकी, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये सासुके के लिए आए हैं? ओरोचिमारू की भौहें सिकुड़ गईं। तभी इटाची ने शांत स्वर में कहा, मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं अपने भाई से मिलने आया हूँ। यह मामला तुमसे संबंधित नहीं है। बेहतर होगा कि तुम इसमें दखल न दो। इटाची की आवाज में आदेश और दबाव साफ झलक रहा था, लेकिन ओरोचिमारू गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि हल्का सा हंस पड़ा। जैसा चाहो करो, मेरे लोग दखल नहीं देंगे। लेकिन एक व्यक्ति है जो तुम्हें रोक सकता है, वह सासुके का आदमी है, और मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। सासुके का आदमी। जमीन पर उतरते हुए इटाची ने लापरवाही से हाथ हिलाया। चिंता मत करो, कोई मुझे मेरे भाई से मिलने से नहीं रोक सकता। उसका आभामंडल बेहद भयावह था। शायद इस समय इटाची वास्तव में जय था। ओरोचिमारू को पार करते हुए इटाची ने सासुके के चक्र को पहचान लिया। काफी समय हो गया था, लेकिन वह तुरंत उसे पहचान गया। लंबे अंधेरे गलियारे से गुजरते हुए बेस और भी डरावना लग रहा था। किसामे बड़बड़ाया, ओरोचिमारू को अपने बेस को इतना डरावना बनाने की क्या जरूरत है? कमजोर लोगों को डराने के लिए ठीक है, लेकिन असली ताकतवरों के लिए इसका कोई मतलब नहीं। जब वे प्रशिक्षण मैदान के दरवाजे पर पहुंचे, किमिमारू अचानक जाग गया। उसके हाथों से हड्डियों की तलवारें निकल आईं। कौन है? वह हैरान था कि कोई इतनी आसानी से अंदर कैसे घुस आया। इटाची उचिहा। इटाची ने शांत स्वर में अपना नाम बताया। अब तक किसी ने उनका रास्ता नहीं रोका था, लेकिन किमिमारू मजबूती से खड़ा था। ये साफ था कि वह सासुके के प्रति पूरी तरह वफादार था। इटाची ने कहा, मुझे अपने भाई से बात करनी है। रास्ता मत रोको, वरना मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन किमिमारू के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक सासुके का आदेश न हो, कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। तभी अंदर से सासुके की आवाज आई, उसे अंदर आने दो, मैं उससे मिलूंगा। नारुतो रीइंकार्नेटेड सासुके उचिहा विद परफेक्ट टैलेंट्स। अध्याय 225, दो भाइयों की फिर से मुलाकात। सासुके की आवाज सुन रही किमिमारू ने तुरंत अपनी हड्डी की तलवार वापस खींच ली। इटाची ने ध्यान से देखा कि वह हड्डी की तलवार फिर से उसके शरीर में समा गई, तो वह थोड़ा हैरान हुआ। कागुया कबीला, शिकोत्सुमे इतना दुर्लभ एक जेनकाई निंजा, और यह सासुके की बात इतनी आसानी से मान रहा है। ऐसा लग रहा था कि ओरोचिमारू के साथ रहते हुए सासुके काफी अच्छा कर रहा था। सिर्फ किमिमारू की आवाज से ही यह महसूस हो रहा था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये केई जेनकाई निंजा साफ तौर पर कागे लेवल की ताकत रखता था, और शिकोत्सुमे जैसी शक्ति के साथ अगर वह पूरी ताकत से लड़े तो उसे निपटना आसान नहीं होगा। यहाँ तक कि इटाची जैसे व्यक्ति को भी उसे हराने में कीमत चुकानी पड़ सकती थी। जब इटाची किमिमारू के पास से आगे बढ़ा तो किसामे भी उसके पीछे अंदर जाने लगा, लेकिन किमिमारू ने उसे रोक दिया। वह अंदर जा सकता है, लेकिन तुम नहीं। ये सुनते ही किसामे का चेहरा बदल गया। इसका क्या मतलब था? क्या उसे कम आंका जा रहा था? किसामे ने किमिमारू की ओर तिरछी नजर से देखा और अपने पीछे बंदी समेत तलवार निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। वह लड़ाई के लिए तैयार था, लेकिन तभी इटाची ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। एक नजर किसामे पर डालकर वह किमिमारू की ओर देखने लगा, जो पूरी तरह शांत खड़ा था। स्पष्ट था कि किमिमारू जवाबी हमला करने के लिए तैयार था। उसका आत्मविश्वास से दिखा रहा था कि वह किसामे को भी हरा सकता है। किसामे, यहीं रुको, अंदर आने की जरूरत नहीं है। यह उचिहा परिवार का मामला है। इटाची की बात सुनकर किसामे ने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर दी। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बातचीत में दखल नहीं दूंगा, लेकिन ये लड़का, इसमें मुझे काफी दिलचस्पी है। जो लोग किसामे की दिलचस्पी जगाते थे वे अक्सर उसके लक्ष्य बन जाते थे। जब तक मैं वापस ना आऊं, कोई गड़बड़ मत करना। यह कोई सुझाव नहीं था, बल्कि आदेश था। किसामे मुस्कुराया, समझ गया इटाची-सान, चिंता मत करो। इटाची बिना कुछ और कहे अंदर चला गया। उसी समय पास की छाया से हाकू और बुरेन बाहर आए। एक के चारों ओर ठंडी धुंध फैली हुई थी, जबकि दूसरी के आसपास क्रिस्टल बन रहे थे। अब किसामे सच में चौंक गया, और ओरोचिमारू ने आखिर कितने के कई जेनकाई निंजा इकट्ठा कर रखे हैं। ठंडी हवा और धुंध से साफ था कि यह आइस रिलीज है, और दूसरी क्रिस्टल जैसी शक्ति, शायद कोई अनोखी के कई जेनकाई। यह अनजान शक्ति थी जिससे निपटना और भी मुश्किल होता है। ये सोचकर किसामे को हल्का पसीना आ गया। अगर लड़ाई हुई तो हालत खराब हो सकती है। वह वाटर रिलीज में माहिर था, लेकिन आइस रिलीज उससे बेहतर थी। उसके अलावा शिकोत्सुमे वाला ताइजुत्सु विशेषज्ञ और एक अज्ञात शक्ति वाली निंजा भी थी। यह मिशन अब खतरनाक लग रहा था। इटाची इन सब बातों से बेखबर प्रशिक्षण मैदान के बीच में खड़े सासुके पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वहां सासुके बेंच प्रेस कर रहा था। हर बार जब वह भारी वजन उठाता, आवाज गूंजती, खड़ाम खड़ाम खड़ाम। सासुके सिर्फ 12 साल का था। उसका शरीर पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, लेकिन उसकी पतली दिखने वाली भुजाओं में अद्भुत ताकत थी। वह लगातार 4000 किलोग्राम वजन उठा रहा था। न बहुत तेज, न बहुत धीमा, बस स्थिर। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। दिखने में वह पतला था, लेकिन उसके मांसपेशियां साफ नजर आ रही थी। जब इटाची उसके पास आया तो वह उसे रोकना चाहता था। वह कहना चाहता था कि सासुके को इतना खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। उसका असली इरादा हमेशा यही था कि सासुके कोनोहा में शांति से जीवन जिए। लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया था। रुको, एक सेट और, अभी खत्म करता हूँ। सासुके ने बिना किसी सावधानी के इटाची के सामने ही अपना अभ्यास जारी रखा। 10 मिनट बाद उसने धीरे से वजन नीचे रखा, फिर खड़ा होकर तौलिए से पसीना पोंछा और पानी पिया। ताइजुत्सु का प्रशिक्षण उम्मीद से ज्यादा कठिन है, निंजुत्सु से भी ज्यादा। सासुके ने ऐसे कहा जैसे किसी अपने से बात कर रहा हो। इटाची कुछ पल के लिए चुप रह गया। क्या सासुके को उससे नफरत नहीं करनी चाहिए थी? फिर भी उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। सासुके ने सोचा था कि वह गुस्सा दिखाएगा, लेकिन इटाची को देखकर वह ऐसा नहीं कर पाया।
उसे गुस्सा ही नहीं आया। शायद पुराने सासुके ने इताची को समझ लिया था और नया सासुके जो किसी तरह की नफरत नहीं रखता था वह भी शांत था। क्या तुम अकात्सुकी की वजह से आए हो? ये सुनकर इताची थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सासुके इतना जल्दी समझ जाएगा। उसे लगा कि सासुके बदल चुका है, वही चेहरा लेकिन पूरी तरह अलग व्यक्तित्व। इताची के मन में कई सवाल थे लेकिन उसने खुद को संभाला। वह सासुके को उकसाना चाहता था ताकि वह बदला लेने की आग में जले, लेकिन सासुके की शांत आंखों को देखकर वह ऐसा नहीं कर पाया। आखिर उसने पूछा, तुमने अकात्सुकी ज्वाइन क्यों किया? कोई खास वजह नहीं, खाली था किसी ने बुला लिया, बस इतना। क्या ये काफी नहीं है? सासुके, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? आखिरकार वह सवाल सामने आ ही गया। सासुके ने पानी की बोतल नीचे रखी, इताची की ओर देखा और धीरे से सांस छोड़ी। नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? क्योंकि मैंने उचिहा कबीले का संहार किया था, पिता की ताकत के साथ। अगर वे चाहते तो तुम उन्हें नहीं मार सकते थे। सासुके के शब्द सुनकर इताची स्तब्ध रह गया। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन सासुके आगे बोला, मैंने खुद दांजो को मार दिया। कबीले का बदला पूरा हो चुका है। ये रहा चैप्टर 226 द शोडाउन ऑफ द शरिंगन का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 226 शारिंगन का मुकाबला। दांजो का नाम सुनते ही इताची तुरंत समझ गया। अगर सासुके यह बात बता रहा है तो इसका मतलब है कि उसे सच्चाई पहले से ही पता है। और सासुके ये भी जानता था कि उनके पिता के पास मंगेक्यो शारिंगन था। ये बात इताची के लिए अविश्वसनीय थी। यह उनके पिता का सबसे बड़ा रहस्य था जिसे उचिहा कबीले के सदस्य भी नहीं जानते थे। फिर भी सासुके को यह सब पता था। ये कैसे संभव है? अब सासुके को देखते हुए उसकी शांत नजरें, स्थिर व्यवहार और गंभीर चेहरा। एक पल के लिए इताची को लगा कि शायद उसका पुराना फैसला गलत था। सासुके ने इन वर्षों में असंभव कठिनाइयों का सामना किया होगा। एक 12 साल का बच्चा इतनी परिपक्वता तक कैसे पहुंच सकता है कि कुछ मामलों में वह खुद इताची से भी आगे निकल जाए। दूसरों को ये परिपक्वता असाधारण लग सकती है, लेकिन इताची के लिए परिपक्वता केवल दर्द सहने की निशानी थी। सासुके। इताची के चेहरे के बदलते भाव देखकर सासुके ने उसकी ठंडी मुखौटे को टूटते देखा। उसकी आंखों में गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। यह दृश्य सासुके को अंदर से विचलित कर गया। उसने नजरें झुका ली। अगर तुम इस बात के लिए आए हो तो वापस जा सकते हो भाई। ये सुनकर इताची चौंक गया। सासुके की बातों का मतलब था वह हती को पूरी तरह छोड़ चुका है, लेकिन यह जवाब वह नहीं चाहता था। वह चाहता था कि सासुके अभी कोनोहा की रक्षा करे। उचिहा कबीला खत्म हो चुका था लेकिन गांव अभी भी मौजूद था। सासुके, तुम अकात्सुकी में शामिल नहीं हो सकते। तुम इस संगठन को नहीं समझते। मेरा फैसला अंतिम है, कोई इसे बदल नहीं सकता। सासुके के दृढ़ शब्दों ने इताची को रोक दिया। उसका रवैया अटल, कठोर और अडिग था। ये देखकर इताची को गहरा दुख हुआ। तुम अकात्सुकी में शामिल होकर पछताओगे। चीजें इतनी आसान नहीं है। लेकिन सासुके पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल कर लूं वही काफी है। इताची ये देखकर हैरान था। क्या सासुके अब सिर्फ खुद के बारे में सोचता है? क्या उसे अब दूसरों की परवाह नहीं? अगर तुम अकात्सुकी में शामिल होने पर रहे हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा। ये सुनकर सासुके रुक गया। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और इताची की ओर देखा। क्या तुम मुझे रोक सकते हो? अचानक माहौल भारी हो गया। दरवाजे पर खड़े लोग भी इस दबाव को महसूस कर रहे थे। ये डर नहीं थी, यह आत्मिक स्तर का दबाव था, हत्या की भावना। इताची और सासुके की आभा आपस में टकरा रही थी। उचिहा भाइयों के बीच अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। किस्सा में भी हैरान था। वह इताची की ताकत का सम्मान करता था, लेकिन अब एक छोटा लड़का, उसका छोटा भाई, उसी स्तर की आभा दिखा रहा था। इताची भी सासुके की शक्ति से चौंक गया, लेकिन उसने ठान लिया वह सासुके को अकात्सुकी में शामिल नहीं होने देगा। अगर अकात्सुकी में शामिल होना है तो पहले मुझे हराओ। ठीक है, सासुके ने बिना झिझक स्वीकार किया। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। हम ये मुकाबला सिर्फ शारिंगन से तय करेंगे। इताची ने सोचा कि वह अपने मंगेक्यो शारिंगन की शक्ति से सासुके को हरा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था सासुके पहले ही मंगेक्यो शारिंगन जगा चुका है। सासुके मुस्कुराया, कोई समस्या नहीं। इताची ने अपना 3 टोमोए शारिंगन सक्रिय किया। उसकी आंखों से भयंकर शक्ति फूटी। यह उचिहा कबीले में उसकी प्रतिभा का प्रमाण था। उसकी आंखों की शक्ति का दबाव सीधे सासुके पर पड़ा, जैसे कोई अदृश्य लहर उसकी ओर बढ़ रही हो। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। सासुके बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। शारिंगन सक्रिय। सासुके का 3 टोमोए शारिंगन भी जाग गया। 5वें स्तर पर पहुंच चुका उसका शारिंगन और भी शक्तिशाली था। दोनों की शक्तियां टकराई, हवा में कंपन होने लगा। पूरे प्रशिक्षण मैदान में हल्का भूकंप जैसा महसूस हुआ। इताची की आंखें फैल गईं। 3 टोमोए, उसने ये भी हासिल कर लिया। लेकिन अगला पल सासुके की शक्ति ने इताची को पीछे धकेल दिया। इताची पूरी तरह स्तब्ध था। 10 मीटर पीछे जाकर वह खुद को संभाल पाया। यह कैसे संभव है? दोनों के पास 3 टोमोए शारिंगन था, फिर भी सासुके की शक्ति कहीं ज्यादा थी। यह असंभव था। मंगेक्यो शारिंगन होने के बावजूद वह सासुके से दब गया। अगर कोई कारण था तो वह था सासुके की प्रतिभा। क्या उसकी प्रतिभा इतनी भयानक है कि वह मेरे मंगेक्यो को भी दबा सकता है? ऐसी प्रतिभा उचिहा इतिहास में कभी नहीं देखी गई। यहाँ तक कि मदारा उचिहा भी ऐसा नहीं कर सकता था। इस मुकाबले को देखकर सभी हैरान थे। किसी ने कुछ किया भी नहीं, फिर भी इतना बड़ा प्रभाव हुआ। क्या उचिहा की लड़ाई ऐसी होती है? किमेमारो, हाकू, गुरेन और किसामे चुपचाप देख रहे थे। सासुके आगे बढ़ा, खुले मैदान की ओर इशारा करते हुए बोला, मेरे ट्रेनिंग टूल्स को नुकसान मत पहुंचाओ। चलो यहाँ लड़ते हैं, देखते हैं किसका शारिंगन ज्यादा मजबूत है। ये रहा चैप्टर 227 द क्लैश ऑफ इल्यूजन्स का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 227 भ्रमों का टकराव। सासुके वहीं खड़ा था और एक ही पल में उसकी आभा विस्फोट की तरह फैल गई। पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड एक अजीब दबाव से भर गया। यहाँ तक कि उचिहा इताची के दिल में भी हल्की सी हलन दौड़ गई। यह एहसास ये तो तब आता है जब सामने वाला प्रतिद्वंद्वी खुद से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो। लेकिन सासुके, क्या वह सच में मुझसे इतना आगे निकल गया है? इताची इस बात को मान नहीं पा रहा था। यह असंभव था। सासुके, तुमने मुझे सच में चौंका दिया है। लेकिन शारिंगन की ताकत में तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे हार नहीं सकता। किसामे ने भी इस बात से सहमति जताई। इताची के पास मंगेक्यो शारिंगन है। एक उचिहा होने के नाते तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। लेकिन किमेमारो और बाकी लोग थोड़ा उलझन में थे। मंगेक्यो शारिंगन तो क्या हुआ? क्या इन्हें नहीं पता कि सासुके के पास भी मंगेक्यो शारिंगन है? सासुके, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उचिहा कबीले से लोग क्यों डरते हैं और शारिंगन क्यों इतना खास है। वजह है मंगेक्यो शारिंगन की शक्ति, जिसे साधारण शारिंगन कभी नहीं छू सकता। मंगेक्यो शारिंगन सक्रिय। इताची की आंखों में घूमता हुआ पैटर्न उभर आया, लेकिन उस दबाव के बावजूद सासुके पर कोई असर नहीं हुआ। वह हल्के से मुस्कुराया। भाई, मंगेक्यो शारिंगन की ताकत मुझे अच्छी तरह पता है, शायद आपसे भी ज्यादा। इताची ने सासुके की ओर देखा। वह उसकी आंखों में बिना डरे देख रहा था। सासुके, क्या तुम मंगेक्यो शारिंगन को जगाना चाहते हो? अगर तुम अकात्सुकी में शामिल नहीं होते तो मैं तुम्हें इसका तरीका बता सकता हूँ। मंगेक्यो शारिंगन सक्रिय। अचानक सासुके की आंखें भी बदल गईं। उनमें फूलों की पंखुड़ियों जैसा जटिल पैटर्न उभर आया। ये देखकर इताची स्तब्ध रह गया। सासुके, तुम्हारे पास भी मंगेक्यो शारिंगन है? ये कैसे संभव है? क्या उसने किसी अपने को मारा? और सबसे डरावनी बात, सासुके की आंखों से निकलने वाली शक्ति इताची से कहीं ज्यादा थी।
इताची के दिल में पहली बार डर की झलक आए। सिर्फ तुम्हारे पास ही मंगे क्यों नहीं है? ये कहते हुए सासुके ने अपनी आंखों की शक्ति पूरी तरह छोड़ दी। उसकी आंखों से जैसे एक झटका निकला, एक तेज शॉकवेव। इताची ने तुरंत अपनी शक्ति से जवाब दिया। धम, दोनों की शक्तियां टकराईं और एक दूसरे को खत्म कर दिया। लेकिन हवा सासुके की दिशा में नहीं, बल्कि इताची की ओर बढ़ रही थी। दोनों समझ गए, इस टकराव में सासुके जीत गया। लेकिन बाकी लोग कुछ समझ नहीं पाए। किसामे हैरान था, अभी क्या हुआ? तभी इताची ने फैसला किया, अब जेनिजुत्सु से मुकाबला करेगा। जेनिजुत्सु। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, सासुके को अपने आसपास बदलाव महसूस हुआ। जेनिजुत्सु। सासुके की जेनिजुत्सु स्किल सबसे मजबूत नहीं थी, लेकिन कमजोर भी नहीं थी। और उसके पास था रिवर्स स्केल, जिसमें अतिरिक्त चक्र जमा था। इसका मतलब अगर वह जेनिजुत्सु में फंस भी जाए तो खुद ही निकल सकता है। सासुके हल्का मुस्कुराया। जैसे ही इताची ने हमला किया, सासुके ने भी अपना जेनिजुत्सु शुरू किया। जेनिजुत्सु, आर्ट ऑफ इटर्नल डार्कनेस। एक काली चमक उसकी आंखों में उभरी। अगले ही पल इताची को चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा। मैं जेनिजुत्सु में फंस गया। इताची के लिए ये चौंकाने वाला था, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने आंखें बंद की, शक्ति इकट्ठा की और फिर खोली। अंधेरा हट गया, लेकिन उसी समय कई शूरिकेन उसकी ओर आ रहे थे। वह बचने ही वाला था, तभी उसे एहसास हुआ, ये भी जेनिजुत्सु है। उसने फिर से उसे तोड़ा। अब सब सामान्य हो गया, लेकिन इस बार उसके पैर कांप गए। वह एक घुटने पर गिर गया। भारी सांस लेते हुए वह बेहद थका हुआ दिख रहा था। सासुके और इताची जानते थे कि क्या हुआ, लेकिन बाकी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया। उनके लिए दोनों बस 10 सेकंड तक एक दूसरे को देख रहे थे और अचानक इताची घुटनों पर आ गया। सब समझ गए, ये जेनिजुत्सु की लड़ाई थी और नतीजा इताची हार गया। किसामे के लिए ये यकीन करना मुश्किल था, जेनिजुत्सु का मास्टर हार गया। इताची ने सासुके की ओर देखा। स्किल के मामले में सासुके थोड़ा पीछे था, लेकिन उसकी आंखों की शक्ति पूरी तरह भारी थी। जेनिजुत्सु तोड़ने में इताची की बहुत ताकत खर्च हो गई। सासुके, तुम्हारी आंखों की शक्ति इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? ये आंखें तुम्हारी अपनी है ना? इटर्नल मंगेक्यो शारिंगन के बिना इतनी शक्ति। ये रहा चैप्टर 228 द सोर्स ऑफ अमातेरासु's पावर का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 228 अमातेरासु की शक्ति का स्रोत। अविश्वसनीय, क्या इताची-सान जेनिजुत्सु की लड़ाई में हार गए? किसामे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हालांकि वह अभी हुए जेनिजुत्सु टकराव की पूरी गहराई को समझ नहीं पाया, लेकिन वह अंदाजा लगा सकता था। आखिरकार जब वह पहली बार उचिहा इताची से मिला था, तब पूरी सावधानी के बावजूद भी वह अनजाने में उसके जेनिजुत्सु में फंस गया था। किसामे अच्छी तरह जानता था कि उस तरह का जेनिजुत्सु कितना खतरनाक होता है, लेकिन आज उसने अपनी आंखों से देखा कि इताची जेनिजुत्सु में हार गया, और जिसने उसे हराया वह उसका छोटा भाई था। अगर इताची-सान का मंगेक्यो इतना खतरनाक है, तो उसके भाई का मंगेक्यो कितना भयानक होगा? इस समय इताची खुद किसामे से भी ज्यादा हैरान था। उसे अपनी जेनिजुत्सु क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, यहाँ तक कि एक होकागे भी उसकी आंखों में सीधे देखने से बचा। लेकिन आज वह अपने ही छोटे भाई से अपने सबसे मजबूत क्षेत्र में हार गया। हालांकि वह सामान्य जेनिजुत्सु में हार गया था, लेकिन अगर वह अपनी मंगेक्यो तकनीक त्सुकुयोमी इस्तेमाल करे तो शायद वह अभी भी जीत सकता था। लेकिन सासुके की आंखों की शक्ति को देखते हुए यह भी संभव था कि सासुके सीधे त्सुकुयोमी को तोड़ दे। इसलिए इताची ने त्सुकुयोमी इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके पास अभी एक और तकनीक थी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और फिर से सासुके की ओर देखा। सासुके, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, अकात्सुकी में शामिल होने का विचार छोड़ दो। सासुके हल्का हंसा, और अगर मैं मना कर दूं तो? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद, तो देखते हैं क्या तुम मेरी अगली आंखों की तकनीक सह सकते हो। अमातेरासु। अचानक इताची की आंखों से खून के आंसू बहने लगे और उसी क्षण काली आग प्रकट हुई। जैसे ही सासुके ने उसे देखा, वह समझ गया यह इताची का ट्रम्प कार्ड था। लेकिन सिर्फ इताची ही अमातेरासु नहीं चला सकता था। सासुके ने भी तुरंत अपनी आंखों की तकनीक सक्रिय की। अमातेरासु। दोनों की काली लपटें एक ही जगह टकराईं। धड़ाम, काली आग आपस में टकराकर एक विशाल अग्निगोला बन गई। लपटें चारों ओर फैलने लगी। इताची ने ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अमातेरासु। क्या सासुके की तकनीक भी अमातेरासु है? एक ही तकनीक, दो अलग मंगेक्यो उपयोगकर्ताओं में? अगर ऐसा है तो ये लड़ाई खत्म करना मुश्किल होगा और इसका परिणाम मौत भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो इताची इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन अब दोनों अमातेरासु टकरा चुके थे। यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी। आग लगातार बढ़ रही थी और बुझने का कोई संकेत नहीं था। कहा जाता है अमातेरासु तब तक नहीं बुझता जब तक लक्ष्य जलकर खत्म न हो जाए, लेकिन यहाँ दोनों तरफ वही आग थी। तो क्या होगा? उत्तर था, आग और भी भयानक हो जाएगी। लपटें फैलती जा रही थीं और विस्फोट जैसी आवाजें आ रही थीं। किसामे ये देखकर घबरा गया। ये ठीक नहीं है। इताची ने अमातेरासु इस्तेमाल किया, लेकिन ये क्या हो रहा है? वह ध्यान से देखने लगा। दो अलग अलग धाराएं। क्या वह लड़का भी अमातेरासु इस्तेमाल कर सकता है? यही एक वजह थी कि आग इतनी बेकाबू हो रही थी। सासुके, यहाँ से निकल जाओ, यह आग अब नियंत्रण में नहीं है। अब इताची भी घबरा गया था। वह सासुके को मरते नहीं देखना चाहता था, लेकिन सासुके ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस खड़ा होकर उन लपटों को ध्यान से देख रहा था। आग इतनी बढ़ गई थी कि छत तक पहुंचने वाली थी। उसी समय सासुके को अचानक कुछ समझ आया। तो ये बात है, अमातेरासु का रहस्य यहाँ छुपा है। सासुके हमेशा सोचता था इस आग की असली शक्ति क्या है। अब उसे जवाब मिल गया। अमातेरासु की लपटें प्राकृतिक ऊर्जा को खुद ही अवशोषित करती हैं। इसी वजह से वे कभी बुझती नहीं जब तक लक्ष्य पूरी तरह जल न जाए। वे जलती रहती हैं। इसी वजह से दोनों की आग इतनी बेकाबू हो गई थी। सासुके मुस्कुराया। उधर इताची ने देखा कि सासुके आग में गिरने वाला है। उसने बिना सोचे सीधे आग में छलांग लगा दी। अगले ही पल उसका शरीर अमातेरासु की आग में गिर गया। ये देखकर सासुके चौंक गया। उसने तुरंत अपनी तकनीक इस्तेमाल की। कगुत्सुची, यह क्या कर रहा है? मरना चाहता है क्या? सासुके समझ नहीं पाया, लेकिन उसने तुरंत दोनों अमातेरासु की आग को नियंत्रित किया। आग बस इताची के कब्बों को छू ही रही थी कि अगले ही पल वह सासुके की ओर खिंच गई। सारी काली लपटें सासुके के हाथ में आ गईं। वह विशाल आग छोटे छोटे काले चिंगारियों में बदल गई। अब सासुके ने इताची की ओर देखा। तुम क्या कर रहे थे? क्या खुद को मारना चाहते थे? इताची बस उसे देखता रह गया। अमातेरासु की आग सासुके के हाथ में थी और वह बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। ये रहा चैप्टर 229 सेसुक द कंट्रोलर ऑफ ब्लैक फ्लेम्स का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 229 काली लपटों का नियंत्रक सासुके। सासुके ने हल्के से अपनी मुट्ठी बंद की। अगले ही पल अमातेरासु की आखिरी बची हुई छोटी काली लपट भी उसके द्वारा बुझा दी गई। कुछ ही क्षण पहले जो भयानक आग पूरे क्षेत्र को निकलने वाली लग रही थी, वह अचानक पूरी तरह गायब हो गई। इताची खाली नजरों से सासुके को देख रहा था। उसके शरीर पर जली हुई अकात्सुकी की चोगा धीरे धीरे गिर रही थी।
उधर किसामे जो अभी भागने वाला था वह वहीं रुक गया। उसका गला सूख गया था। वह अमातेरासु की आग थी और उस लड़के ने उसे इतनी आसानी से बुझा दिया। इतना ही नहीं, जो लपटें पूरे बेस को नष्ट कर सकती थी उन्हें सासुके ने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया। ये कैसे संभव है? ये लड़का इताची उचिहा से भी ज्यादा खतरनाक है। कुछ देर बाद इताची को कुछ समझ आया। क्या तुम्हारी दूसरी आंख की क्षमता अमातेरासु की लपटों को नियंत्रित करना है? सासुके थोड़ा हैरान हुआ कि इताची ने इतनी जल्दी समझ लिया। हाँ, बिल्कुल सही। सासुके ने अपनी आंखें सक्रिय की। अमातेरासु की काली लपटें फिर से प्रकट हुई और उसके चारों ओर एक काले अग्निचक्र की तरह घूमने लगी। उसके नियंत्रण में वे लगातार अपना आकार बदल रही थी। कगुत्सुची की यह मेरी दूसरी शक्ति है। ये देखकर इताची को अब साफ समझ आ गया सासुके की आंखों की शक्ति कितनी भयानक है। सासुके ने अभी तक इटर्नल मंगेक्यो भी हासिल नहीं किया था, फिर भी उसकी शक्ति इतनी थी। अगर उसने इटर्नल मंगेक्यो हासिल कर लिया तो वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। ये सोचकर इताची को अचानक बहुत थकान महसूस हुई, जैसे वह एकदम बूढ़ा हो गया हो। उसकी आवाज भी भारी हो गई। लगता है शायद यह शारिंगन के ज्यादा इस्तेमाल का असर था। सासुके की तुलना में इताची का शरीर कमजोर था। सासुके ने बहुत कम ऊर्जा खर्च की थी, लेकिन इताची के लिए ये बहुत भारी पड़ रहा था। अब मैं तुम्हें अकात्सुकी में शामिल होने से नहीं रोक सकता। जैनजुत्सु बेकार हो चुका था। अमातेरासु भी सासुके उसे नियंत्रित कर सकता था। आंखों की शक्ति में सासुके उससे बहुत आगे था और इतनी कम उम्र में मंगेक्यो शारिंगन हासिल करना ये भी इताची से ज्यादा था। अकात्सुकी में शामिल होना जरूरी नहीं कि गलत हो, सासुके ने शांत स्वर में कहा। इताची ने उसकी ओर देखा। मैं जानना चाहता हूँ तुमने मंगेक्यो शारिंगन कैसे हासिल किया? उसे शर्तें पता थी, इसलिए वह जानना चाहता था क्या सासुके ने किसी अपने को मारा। ये खुद ही ट्रेनिंग से जाग गया। ट्रेनिंग से? इताची समझ नहीं पाया। सासुके मुस्कुराया। मुझे लगता है मैंने शारिंगन को विकसित करने का एक सामान्य तरीका खोज लिया है। दोरटोमोए से शुरू करके धीरे धीरे ट्रेनिंग के जरिए मंगेक्यो तक पहुंच सकते हैं। ये सुनकर इताची पूरी तरह चौंक गया। क्या शारिंगन ट्रेनिंग से विकसित हो सकता है? उचिहा कबीले में किसी ने भी ऐसा नहीं किया था, लेकिन सासुके की आंखें झूठ नहीं बोल रही थी। क्या ये सच है? इताची ने भी कभी ट्रेनिंग का तरीका ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। बुजुर्गों ने उसे बताया था कि लगातार लड़ाई और मानसिक जख्मों से शारिंगन विकसित होता है और मंगेक्यो की शर्त किसी अपने की मृत्यु देखना। लेकिन सासुके ने इस श्राप को तोड़ दिया। इताची ने धीरे से सांस ली। सिर्फ ट्रेनिंग से तुमने शारिंगन का श्राप तोड़ दिया? सासुके, तुम्हारी प्रतिभा मुझसे बहुत आगे है। शायद मेरे सारे फैसले गलत थे। उसने अपने छोटे भाई को देखा जो कभी उसके पीछे पीछे चलता था और अब वह उसे भी आगे निकल चुका था। सासुके, तुम्हारी प्रतिभा बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तुम्हें कोनोहा की रक्षा करनी चाहिए। अकात्सुकी में शामिल होना गलती है। तुम नहीं जानते उनका असली उद्देश्य क्या है। टेल बीस्ट को पकड़कर पांचों महान देशों को कंट्रोल करना। सही कहा ना? सासुके ने बीच में ही बात काट दी। इताची स्तब्ध रह गया। तुम्हें पहले से पता था? बिल्कुल। तो फिर तुम अभी भी मुझे इससे क्या लेना देना? इस एक वाक्य ने इताची को पूरी तरह जड़ कर दिया। वह सासुके को देखता रह गया। अगर अकात्सुकी सफल हो गई तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन सासुके को फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर इताची को लगा कि सासुके पूरी तरह रास्ते से भटक चुका है। बस मैं अब नहीं लड़ रहा। तुम जा सकते हो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। इताची कुछ कहना चाहता था, लेकिन सासुके फिर से लेकर अपनी ट्रेनिंग में लग गया। अभी अभी इतनी बड़ी लड़ाई हुई, फिर भी वह बिल्कुल सामान्य था। इसका मतलब उसके पास अभी भी बहुत ताकत बची थी। इताची समझ गया उसे हराकर रोकना असंभव है। वह चुपचाप किसामे के साथ बाहर चला गया। किसामे अब सासुके से डर चुका था, जो अमातेरासु को नियंत्रित कर सकता है। उसे छेड़ना मौत को बुलाना है। बाहर निकलते हुए इताची ने आसमान की ओर देखा। सासुके, तुम ऐसे नहीं बनने वाले थे, लेकिन अब वह उसे बदल नहीं सकता था जब तक वह उससे ज्यादा ताकतवर न बन जाए। लेकिन ये संभव नहीं था। सासुके की प्रतिभा पूरे निंजा संसार में बेजोड़ थी। ट्रेनिंग से शारिंगन विकसित करना, यहाँ तक कि मदारा उचिहा भी ऐसा नहीं कर पाया। अचानक इताची को अपने पिता फुगाको उचिहा का ख्याल आया। उसकी आंखों में एक चमक आए। शायद अब मुझे पिता की शक्ति लेनी होगी। ये रहा चैप्टर 230 ब्रेकिंग थ्रू द 8 गेट्स का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 230 8 द्वारों को पार करना। उचिहा इताची और सासुके के बीच की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। उसी समय ओबितो को इस लड़ाई का परिणाम पता चला। क्या जबरदस्त शारिंगन का मुकाबला था। सोच भी नहीं सकता था कि बड़ा भाई इताची छोटे भाई सासुके से शारिंगन की शक्ति में पूरी तरह हार जाएगा। और देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उसका शारिंगन पूरी तरह दब गया था। ज़ेत्सु बगल में खड़े होकर पूरी लड़ाई का विवरण बता रहा था। ओबितो ये सुनकर गहराई से हिल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सासुके जैसी उम्र का कोई व्यक्ति शारिंगन की इतनी भयानक शक्ति दिखा सकता है। लेकिन जब उसे याद आया कि सासुके के पास वुड रिलीज भी है, तो ये बात थोड़ी कम हैरान करने वाली लगी। असल सवाल ये था, क्या सासुके ने भी उसकी तरह फर्स्ट होकागे की कोशिकाएं ट्रांसप्लांट की हैं, या उसने खुद ही वुड रिलीज विकसित किया है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। ओबितो चाहता था कि सासुके ने कोशिकाएं ट्रांसप्लांट की हो, लेकिन उसकी अंतर्ज्ञान कह रही थी कि सासुके ने खुद ही यह शक्ति विकसित की है। खैर, अब जब सासुके अकात्सुकी में शामिल हो चुका है तो कोई समस्या नहीं। अब टेल बीस्ट को पकड़ने की योजना शुरू की जा सकती है। सासुके की ताकत के साथ हम ये काम बहुत जल्दी कर सकते हैं। ज़ेत्सु ने पूछा, क्या नागाटो ने योजना जल्दी शुरू करने की अनुमति दे दी? ओबितो बोला, कोनोहा के अंदरूनी संघर्ष और आसपास के देशों पर पड़ रहे असर ने नागाटो को पांचों महान देशों से और भी निराश कर दिया है। इसी वजह से योजना को जल्दी शुरू किया जा रहा है। ज़ेत्सु ने सिर हिलाया, लेकिन इस समय योजना शुरू करना एक और युद्ध भी शुरू कर सकता है। ओबितो हल्का मुस्कुराया, क्या ये बुरी बात है? निंजा युद्ध हमारे लिए एक मौका होगा। युद्ध के दौरान टेल बीस्ट को पकड़ना और आसान हो जाएगा। पहला लक्ष्य कौन होगा? सैंड विलेज, और सासुके अकेले ही काफी है। वुड रिलीज और शारिंगन दोनों के साथ सासुके टेल बीस्ट को आसानी से काबू कर सकता था। कब शुरू करेंगे? ओबितो ने थोड़ी देर सोचा। सासुके अभी ट्रेनिंग कर रहा है, उसे ट्रेनिंग खत्म करने दो, फिर वह खुद हमारे पास आएगा। साउंड विलेज में इताची के जाने के बाद सासुके फिर से ट्रेनिंग में लग गया। उसका मन थोड़ा अशांत था, लेकिन ट्रेनिंग ही उसे शांत कर सकती थी। जल्दी ही वह पूरी तरह अभ्यास में डूब गया। उसकी ताकत 2000 किलो से बढ़कर 3000 किलो हो गई। ये स्तर 8 बारों के छठे द्वार की ट्रेनिंग के लिए न्यूनतम आवश्यकता था। हालांकि सासुके को पूरा भरोसा नहीं था कि उसका शरीर तैयार है, लेकिन उसकी हीलिंग क्षमता उसे बार बार टूटकर फिर से ठीक होने की ताकत देती थी। ये प्रक्रिया बेहद कठिन थी, लेकिन सासुके रुकना नहीं चाहता था। वह सेंजू कबीले जैसी काया हासिल करना चाहता था। उसने अपने सारे उपकरण हटा दिए और 8 बारों की ट्रेनिंग शुरू की। स्क्रॉल ऑफ सील्स के अनुसार सबसे पहले फ्रंट लोड सीखना होता है, लेकिन सासुके ने इसे जरूरी नहीं समझा। उसका शरीर पहले ही अलग था, उसमें चक्र का प्रवाह बिल्कुल सुचारू था, इसलिए उसने सीधे पहला द्वार खोलने की कोशिश की। 8 द्वार, पहला द्वार ओपनिंग, खुलो। पहला द्वार खुलते ही उसके शरीर में चक्र का प्रवाह तेज हो गया। सासुके ने तुरंत एक पंच मारा। मशीन पर नंबर आया 4271 किलो।
ये स्थिरपन की ताकत थी। अगर मूवमेंट जोड़ दी जाए तो यह और भी खतरनाक हो जाती। पहला द्वार शरीर की लिमिट हटा देता है। सामान्य रूप से शरीर केवल 70% ताकत इस्तेमाल करता है, लेकिन पहला द्वार 100% शक्ति बाहर लाता है। हालांकि ये शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है, लेकिन सासुके के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उसने दूसरा द्वार खोला। दूसरा द्वार हीलिंग खुलो, थकान तुरंत खत्म हो गई। तीसरा द्वार लाइफ खुलो, उसकी ताकत और स्पीड और बढ़ गई। उसके शरीर से हल्की लालाभा निकलने लगी। दरवाजे पर खड़े बीमारों ने यह महसूस किया कितनी भयानक शक्ति है। चौथा द्वार प्लेन खुलो। अब सासुके खतरनाक स्तर में प्रवेश कर चुका था। तभी सिस्टम की आवाज आई। 8 द्वार तकनीक सफलतापूर्वक सीखी गई। सासुके मुस्कुराया तो चौथा द्वार मास्टरी है। अब 5वां और 6वां भी आजमा लेते हैं। 5वां द्वार लिमिट खुलो। अब उसके शरीर पर असर दिखने लगा, भाप निकलने लगी, लेकिन उसने इसे भी पार कर लिया। 8 द्वार प्रोफिशिएंट लेवल। सासुके ने सिर उठाया, बस एक कदम और। 6वां द्वार ही असली मास्टरी है। सेंजू की काया अब मेरी होगी। 8 द्वार 6वां द्वार व्यू खुलो। चैप्टर 231 अध्याय 231 ऊर्जावान चक्र। सासुके के शरीर से जीवन की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हरी रोशनियों बनने लगी। तेज हवा की लहरें लगातार आसपास के वातावरण को प्रभावित कर रही थी। ट्रेनिंग ग्राउंड की किनारे वाली दीवारों में भी दरारें पड़ गईं। दरवाजे पर खड़ा किमिमारो सासुके को देख रहा था, जिसका शरीर हरी रोशनी से चमक रहा था। इस पल वह बेहद हैरान था। ये पहली बार था जब उसने ऐसा कोई तकनीक देखा था। 8 द्वारों का विमोचन, क्या यही कोनोहा का प्रतिबंधित ताइजुत्सु है? वाकई यह एक अद्भुत तकनीक है। सिर्फ सासुके के शरीर से निकलने वाला आभाई किमिमारो को उसकी असाधारण शक्ति का एहसास करा रहा था। 10 गुना, 20 गुना। सासुके खुद भी यह नहीं समझ पा रहा था कि छठे द्वार को खोलने के बाद उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई है। सिर्फ 10 गुना। बढ़ोतरी का मतलब था कि वह एक ही पल में 40,000 किलोग्राम की ताकत से मुक्का मार सकता है। अत्यधिक विस्फोट के साथ यह 20 गुना तक पहुंच सकता था, यानी 80,000 किलोग्राम की ताकत। और यह सिर्फ ताइजुत्सु की शक्ति थी। ये पहले ही बहुत खतरनाक था। अगर इसमें गति भी जुड़ जाए तो इसकी ताकत और भी भयानक हो जाती। इसलिए कहा जाता है कि 8 द्वार खोलने से थोड़े समय के लिए होगा किसी भी कई गुना अधिक शक्ति मिलती है। यह कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी। सिर्फ 6वां द्वार खोलने से इतनी बढ़ोतरी हुई तो 7वां और 8वां द्वार क्या कर सकते हैं? हालांकि छठे द्वार की अवस्था बनाए रखना भी सासुके के लिए पूरे शरीर में फटने जैसा दर्द पैदा कर रहा था। सील रही थीलिंग भी कुछ हद तक बाधित हो रही थी, क्योंकि उसके शरीर का चक्र 8 द्वारों के प्रभाव में अनियंत्रित रूप से उफान पर था। अब सासुके सिर्फ फुल रिलीज से मिलने वाली हल्की आत्मचिकित्सा पर निर्भर था। लगता है 8 द्वार खोलते हुए शरीर को एक साथ ठीक करना संभव नहीं है। इससे ये तकनीक सासुके के लिए भी बेहद जोखिम भरी बन जाती है। अधिक इस्तेमाल करने पर मौत भी हो सकती है। बधाई हो होस्ट, 8 द्वारों की तकनीक का स्तर बढ़ा। 8 द्वार तकनीक मास्टरी। होस्ट ने सफलतापूर्वक छठे द्वार में महारत हासिल कर ली है। इनाम प्राप्त सेंजू कबीले का शरीर। सिस्टम की आवाज गूंजी और उसी समय सासुके की 8 द्वार अवस्था समाप्त हो गई। जैसे ही सासुके ने द्वार बंद किए, सील रहे हीलिंग सक्रिय हो गई और तेजी से उसके शरीर की चोटों को ठीक करने लगी। ये प्रभाव बहुत शानदार था। सामान्यतः 8 द्वार का उपयोग शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कम समय के लिए उपयोग करने पर जब तक आखिरी द्वार नहीं खोला जाता जान को खतरा नहीं होता, लेकिन कुछ छिपी हुई चोटें रह ही जाती हैं, खासकर अगर तुरंत इलाज न किया जाए। लेकिन सासुके के पास हाशिरामा की सील रही हीलिंग थी। जब तक वह मर नहीं जाता, वह 8 द्वार बंद करने के बाद पूरी तरह ठीक हो सकता था। दूसरे शब्दों में ये लगभग बिना नुकसान वाली स्थिति थी। हालांकि अगर अंतिम द्वार खोला जाए और तुरंत बंद किया जाए तो यह निश्चित नहीं था कि हीलिंग उसे बचा पाएगी या नहीं। सासुके के शरीर से सफेद धुआं उठने लगा। इसके बाद सिस्टम द्वारा दिया गया इनाम सेंजू कबीले का शरीर उसके अंदर समाहित होने लगा। सासुके ने अपनी आंखें बंद कर ली और शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करने लगा। सेंजू शरीर के मिल जाने से उसका पहले पतला शरीर थोड़ा मजबूत हो गया, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं था। उसकी मांसपेशियां थोड़ी और स्पष्ट हो गईं और उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर का चक्र ऊर्जा से भरपूर है। हालांकि चक्र की मात्रा केवल लगभग 10% बढ़ी थी, लेकिन उसकी जीवंतता में बड़ा अंतर था। पहले चक्र धुंध जैसा लगता था जिसमें कोई जीवन नहीं था। अब चक्र एक जल्दी हुई और जैसा महसूस हो रहा था जिसमें जीवन की ऊर्जा भरी थी। इस स्थिति को सासुके पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। बधाई हो होस्ट, वुड रिलीज के की एजेंडा अपग्रेड हुआ। वुड रिलीज तीसरा चरण। दूसरे चरण से तीसरे चरण तक पहुंच रही सासुके ने इसकी शक्ति में बड़ा अंतर महसूस किया। उसने हाथ जोड़े और अगले ही पर जमीन पर गई और एक बेल निकलकर एक छोटा पौधा बन गई। उसमें हरे भरे अंकुर उगाए और सासुके ने अंतर साफ महसूस किया। जीवन शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये पहले से बिल्कुल अलग है। क्या ये सेंजू शरीर का प्रभाव है? सासुके ने सोचा कि शायद ये यान रिलीज चक्र का प्रभाव है। अगर ऐसा है तो वुड रिलीज की शक्ति बढ़ना और चक्र की जीवंतता बढ़ना समझ में आता है। दरवाजे पर खड़ा किमिमारो अभी भी सासुके को देख रहा था। वह नहीं जानता था कि सासुके ने क्या प्रगति की है, लेकिन अब सासुके की उपस्थिति पहले से अलग लग रही थी। बधाई हो होस्ट, आपको सेंजू कबीले की विशेष क्षमता प्राप्त हुई। चक्र विस्फोट शुरुआती स्तर। चक्र विस्फोट मजबूत शरीर और सटीक चक्र नियंत्रण के माध्यम से पूरे शरीर को चक्र से ढककर उसे विस्फोटक रूप में छोड़ना, जिससे शक्तिशाली प्रहार उत्पन्न होते हैं। क्या ये सेंजू कबीले की राक्षसी ताकत नहीं है? सेंजू शरीर के साथ यह विशेष क्षमता भी मिल गई। इससे सासुके की नजदीकी लड़ाई की क्षमता और बढ़ गई। अब सासुके सोचने लगा कि उसका वर्तमान स्तर क्या है। अगर वह अभी 5 का सामना करे तो परिणाम क्या होगा? इसी सोच के बीच सिस्टम की आवाज फिर आए। 5 तत्वों में महारत। सभी 5 तत्वों के निंजुत्सु और उनके चक्र परिवर्तन को सीखें और मास्टर करें। हर तत्व के 5 जुत्सु और उनके चक्र रूपांतरण में महारत हासिल करें। इनाम 5 तत्व चक्र में एक स्तर की वृद्धि। एक नया मिशन सामने आया। 5 तत्वों में महारत सासुके के लिए कठिन नहीं था, यह उसके लिए आसान था। वह इसे अपने खाली समय में पूरा कर सकता था। लेकिन जो बात उसे दिलचस्प लगी वह थी सिस्टम की रणनीति। पहले ताइजुत्सु को मजबूत करना और फिर निंजुत्सु यानी 5 तत्वों में महारत दिलाना। सिस्टम सच में सासुके को एक ऑलराउंडर निंजा बनाना चाहता था, और यह सासुके का भी लक्ष्य था। सिस्टम द्वारा दिए गए परफेक्ट टैलेंट के साथ उसके लिए ऑलराउंडर निंजा बनना कोई मुश्किल नहीं था। अध्याय 232 बेहतरीन देखभाल करने वाला ओरोचिमारू। लाइटनिंग स्टाइल, फायर स्टाइल, वाटर स्टाइल। जुत्सु की संख्या पहले ही आवश्यकताओं को पूरा कर चुकी है। अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने अर्थ स्टाइल में महारत हासिल कर ली है, लेकिन उसके जुत्सु नहीं सीखे हैं। इसके लिए ओरोचिमारू से कुछ जुत्सु ले लूंगा और साथ ही कुछ विंड स्टाइल जुत्सु भी ले लूंगा। विंड चक्र का नेचर ट्रांसफॉर्मेशन सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए सासुके ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल गया। दरवाजे पर किमिमारो चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। सासुके ने पीछे मुड़कर उसे देखा। तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। इस दौरान ओरोचिमारू से कहो कि मेरे लिए कुछ जुत्सु स्क्रॉल इकट्ठा करे और अकात्सुकी का लोकेशन भी पता करे। सासुके ने पहले अकात्सुकी का पता लगाने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसने उनके किसी सदस्य से मुलाकात नहीं की थी। उनमें शामिल होने के लिए कम से कम एक बार मिलना तो जरूरी था। लंबे समय तक लगातार ट्रेनिंग करने के बाद सासुके सच में थक चुका था।
अब वह बस थोड़ा आराम करना चाहता था। किमिमारू ने सिर हिलाया, समझ गया, मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर सासुके संतुष्ट हो गया। किमिमारू या हाकू जैसे लोगों का साथ होना बुरा नहीं था, कम से कम उसे छोटी छोटी चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ती। और ओरोचिमारू के लिए जुत्सु स्क्रॉल जुटाना सबसे आसान काम था। जहां तक अकात्सुकी का सवाल था, उसका सटीक स्थान पता करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन खोजने की जरूरत नहीं थी। असल में ज़ेत्सु पहले ही ओरोचिमारू को उनसे संपर्क करने का तरीका दे चुका था। ज़ेत्सु ने यह भी कहा था कि सासुके अपनी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जल्द से जल्द संपर्क करे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सासुके ट्रेनिंग में व्यस्त था, इसलिए ओरोचिमारू ने उसे परेशान नहीं किया। जब सासुके अपनी नींद से जागा, ओरोचिमारू पहले से कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सासुके अंदर आया, ओरोचिमारू ने स्क्रॉल्स का एक सेट उसकी तरफ बढ़ाया। ये विंड स्टाइल और अर्थ स्टाइल के जुत्सु स्क्रॉल है जो मुझे मिल सके। आराम से इन्हें सीखो सासुके-कुन, और यह अकात्सुकी से संपर्क करने की जानकारी है। वाइट ज़ेत्सु ने साउंड विलेज के बाहर एक क्लोन छोड़ा है, तुम सीधे उसे ढूंढ सकते हो। मैंने हाकू और बाकी लोगों से तुम्हारे लिए यात्रा का सामान और नए कपड़े भी तैयार करवा दिए हैं। स्क्रॉल लेते समय सासुके ने ओरोचिमारू को आश्चर्य से देखा। यह आदमी सच में बहुत व्यवस्थित था। उसने हर चीज पहले से तैयार कर रखी थी, यहाँ तक कि यह भी समझ लिया था कि सासुके अब बाहर जाने वाला है। हाकू उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन ओरोचिमारू ने मना कर दिया। जब वह आगे लेवल तक पहुंच जाएगी, तब वह तुम्हारे लिए बोझ नहीं होगी सासुके-कुन। ये सुनकर सासुके ने सिर हिलाया। ओरोचिमारू वाकई काबिल था। उसके जैसा कोई मैनेजर और देखभाल करने वाला हो तो सासुके की काफी मेहनत बच जाती। एक बात का ध्यान रखना सासुके-कुन, जब तुम अकात्सुकी के लीडर से मिलो तो सावधान रहना। वह इंसान साधारण नहीं है। इतना कहकर ओरोचिमारू चुप हो गया। सासुके ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं समझ गया। सासुके मुड़कर जाने लगा, लेकिन तभी वह रुका और हल्की सांस लेते हुए वापस मुड़ा। असल में रीपर डेथ सील से सील हुई आत्माओं को वापस लाना संभव नहीं है। एक मास्क होता है, उसे पहनकर और रीपर का पेट काटकर अंदर फंसी आत्माओं को मुक्त किया जा सकता है। हालांकि जो व्यक्ति यह करेगा वह जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये कहकर सासुके सीधे वहां से चला गया। पीछे ओरोचिमारू बेहद उत्साहित रह गया। मास्क, आत्माओं को मुक्त करना। हाल ही में वह अपने हाथों को ठीक करने का तरीका खोज रहा था और उसने निष्कर्ष निकाला था कि आत्मा के बिना उसके हाथ ठीक नहीं हो सकते। लेकिन सासुके की दी हुई जानकारी अब उसे अपने हाथ वापस दिला सकती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सासुके-कुन ऐसी जानकारी भी जानता होगा। ये सच में भावुक कर देने वाला है। उसकी आंखों में आंसू तक आ गए। इसी बीच सासुके बेस के बाहर पहुंचा और उसने किमिमारू को उसका इंतजार करते देखा। किमिमारू के हाथ में भी सासुके जैसा एक खास कंगन था जिसमें सामान रखने की क्षमता थी। बोला नहीं, चलो अब अकात्सुकी को ढूंढने का समय आ गया है। जैसे ही सासुके और किमिमारू बेस से बाहर निकले, वाइट ज़ेत्सु ने इसे महसूस कर लिया। उसी समय उसने ये जानकारी ओबिटो तक पहुंचा दी। सासुके आ गया है। ये सुनते ही ओबिटो तुरंत उठ बैठा। नए सदस्य के स्वागत की तैयारी करो, मैंने नागाटो को पहले ही बता दिया है, वह संभाल लेगा। सासुके को अकात्सुकी के बेस का लोकेशन पता है और वह रेन विलेज की ओर जा रहा है। उनकी वर्तमान गति से वे लगभग 3 दिनों में पहुंच जाएंगे। साउंड विलेज से रेन विलेज तक पहुंचने के लिए उन्हें फायर कंट्री पार करना होगा, और इस समय फायर कंट्री बिल्कुल शांत नहीं था। हालांकि कोनोहा के अंदरूनी संघर्ष लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई थी। फायर कंट्री के दाइम्यो और कोनोहा के होकागे के बीच तनाव पैदा हो गया था। जो भी पहले झुकेगा उसकी सत्ता कम हो जाएगी। ये पहली बार था जब किसी हिडन विलेज और उसके देश के बीच इस तरह का मतभेद हुआ था। इसी दौरान क्लाउड विलेज का राइका के आसपास के देशों को इकट्ठा कर कोनोहा पर फिर से हमला करने के लिए उत्सुक था, लेकिन कोनोहा के अंदरूनी विवाद खत्म होने के कारण उसने सही मौका खो दिया था और अब वह हिचकिचा रहा था। छोटे छोटे देश कोनोहा के बदले के डर से एकजुट होकर खुद की रक्षा कर रहे थे। दूसरी ओर तसुनाडे ने घोषणा की कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगी, जिससे इन छोटे देशों को थोड़ी राहत मिली। इस फैसले ने राइकागे को भी फिलहाल हमला करने से रोक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे शांति लौट आए हो, लेकिन सासुके ने आह भरी। अगर अकात्सुकी ने अब टेल बीस्ट को पकड़ने की अपनी योजना शुरू कर दी तो निंजा दुनिया फिर से अराजकता में डूब जाएगी। हाल ही में बुझी हुई आग को फिर से भड़काना सबसे आसान होता है। सासुके समा, क्या आप विंड चक्र का नेचर ट्रांसफॉर्मेशन अभ्यास कर रहे हैं? फायर कंट्री के रेगिस्तान में चलते हुए किमिमारू ने बोर होकर पूछा। हाँ, सही कहा, लेकिन आपने पहले ही लाइटनिंग, फायर, वाटर और अर्थ स्टाइल में महारत हासिल कर ली है। फिर विंड स्टाइल क्यों? सासुके के पास पहले ही काफी जुत्सु थे, क्योंकि हर चक्र नेचर ट्रांसफॉर्मेशन में महारत हासिल करने से चक्र की शक्ति खुद बढ़ती है। सामान्य स्थिति में ये स्पष्ट नहीं होता, लेकिन लंबी लड़ाई में यह फर्क साफ दिखता है। ये सुनकर किमिमारू चौंक गया। ज्यादा चक्र नेचर सीखने से ऐसा असर होता है। किसी ने पहले कभी यह नहीं खोजा था, शायद ओरोचिमारू को भी नहीं पता था। अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम भी और चक्र नेचर सीख सकते हो, लेकिन तुम्हें अतिरिक्त जुत्सु सीखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा केकी जेनकाई पहले ही बहुत शक्तिशाली है। अध्याय 233 टेल 20 पकड़ने की योजना की शुरुआत। विंड नेचर ट्रांसफॉर्मेशन आखिरी चीज थी जिसे सासुके को मास्टर करना था। ट्रेनिंग की कठिनाई काफी बढ़ गई थी, लेकिन सासुके के लिए 3 दिनों की यात्रा का समय सिर्फ एक नेचर ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के लिए काफी था। यह उसके लिए बहुत आसान था। सासुके ने इसे सिर्फ 2 दिनों में पूरा कर लिया। उसने बीच बीच में आराम के समय का उपयोग करके कुछ जुत्सु भी सीखे और उन्हें प्रवीणता प्रोफिशिएंट स्तर तक पहुंचा दिया। मास्टरी स्तर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, लेकिन प्रवीण स्तर तक पहुंचना ज्यादा कठिन नहीं था। अर्थ रिलीज टिल द ग्रेट मड रिवर प्रवीण, अर्थ रिलीज टिल द स्वैम्प ऑफ द अंडरवर्ल्ड प्रवीण, अर्थ रिलीज टिल द अर्थ ड्रैगन बुलेट प्रवीण, अर्थ रिलीज टिल द अर्थ स्टाइल वॉल प्रवीण, अर्थ रिलीज टिल द रॉक आयरन कैनन तकनीक प्रवीण। 5 अर्थ रिलीज जुत्सु उसने बिना किसी परेशानी के सीख लिए। हालांकि उसने विंड रिलीज का नेचर ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया था, लेकिन उसे विंड जुत्सु सीखने का ज्यादा समय नहीं मिला। अब तक वे रेन विलेज पहुंच चुके थे। उसने केवल 2 विंड रिलीज जुत्सु सीखे थे। विंड रिलीज टिल द ब्लेड ऑफ विंड प्रवीण। ये जुत्सु काफी अच्छा था। इसका उपयोग सुनागाकुरे के जोनिन बाकी ने कोनोहा के हायाते को मारने के लिए किया था, लेकिन अब हायाते कुछ जिंदा था। फिर भी ये तकनीक काफी उपयोगी थी। उंगलियों से चक्र छोड़कर हवा की धार बनाकर दुश्मन पर हमला किया जाता है। सासुके जैसे व्यक्ति के लिए जो एक हाथ से बहुत तेजी से हैंड साइन बना सकता था, यह हमला किसी को भी चौंका सकता था। विंड रिलीज टिल द ग्रेट ब्रेकर थ्रू प्रवीण। हालांकि इस जुत्सु की ताकत उपयोगकर्ता की क्षमता पर निर्भर करती है। सासुके को ये काफी प्रभावशाली लगा। इसे फायर रिलीज के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता था, इसलिए इसे सीखना फायदेमंद था। सासुके ने यह भी महसूस किया कि जैसे जैसे वह जुत्सु सीखता और इस्तेमाल करता है, चक्र नेचर ट्रांसफॉर्मेशन का स्तर भी बढ़ता है। उसकी प्रगति जारी थी। चक्र नेचर गुण: वाटर 45%, 1 फायर 10%, 2 लाइटनिंग 98%, 2 अर्थ 12%, 1 विंड 4%, 1 यिन 27%, 1। उसके सभी नेचर ट्रांसफॉर्मेशन में केवल फायर और लाइटनिंग लेवल 2 तक पहुंचे थे। वास्तव में लेवल 2 ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 1 से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। एक ही जुत्सु और समान चक्र की मात्रा होने के बावजूद परिणाम में बड़ा अंतर आता था। लगता है चक्र नेचर ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। सासुके ने अपनी उंगलियों से विंड रिलीज को खत्म किया। फिर उसने सामने देखा। तभी किमिमारू रुक गया और बोला, सासुके सामा, हम पहुंच गए।
अकात्सुकी, सासुके ने दूर दिख रही पुरानी और चौड़ी हुई इमारतों को देखा। तुम यहीं रुको, मैं खुद अकात्सुकी के सदस्यों से मिलने जाऊंगा, लेकिन चिंता मत करो, अगर कुछ हुआ तो तुम तुरंत मेरे पास पहुंच सकते हो, है ना? ये सही था कि मिमारो ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा सासुके सामा। कि मिमारो को निर्देश देकर सासुके अकात्सुकी के ठिकाने की ओर बढ़ गया। उसे अपने साथ ले जाना संभव नहीं था कि मिमारो अब थ्री टेल्स का जिंचुरिकी था। उसे अकात्सुकी के सामने ले जाना खतरे से खाली नहीं था, वरना थ्री टेल्स उनका पहला लक्ष्य बन जाता। उसे बाहर छोड़ना ही सबसे सुरक्षित था। अकात्सुकी के बेस के अंदर सासुके ने हवा में उड़ते हुए सफेद कागज को देखा। उसने ऊपर देखा, कागजों के बीच एक आकृति प्रकट हुई। कोनन, अकात्सुकी की व्हाइट टाइगर, तुम? सासुके उच्चाहा हो। सासुके ने सिर हिलाया। कोनन के ठंडे व्यवहार से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम जैसे बच्चे क्या सच में डांजो को मार सकते हो? जवाब देने से पहले ही वह बोली, मेरे पीछे आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कोनन भूख की तरह आगे बढ़ी। वह ये देखे बिना आगे बढ़ती रही कि सासुके पीछे आ रहा है या नहीं। वह उसे टूटी फूटी इमारतों के बीच से ले गई। आखिर में वह एक बेहद जर्जर इमारत तक पहुंची। टूटी हुई खिड़की से अंदर जाकर वह बेसमेंट में उतरी और एक लंबे अंधेरे रास्ते से गुजरी। आखिरकार सासुके ने आगे चक्र की हलचल महसूस की। हर एक चक्र की उपस्थिति अलग थी। सख्ती से कहें तो अकात्सुकी का हर सदस्य शक्तिशाली था, चाहे काकुजु, हिडान, गिडारा, सासोरी, किसामे, जेत्सु, कोनन, नागाटो या उसका भाई इताची उचिहा, सभी ताकतवर निंजा थे। लगभग सभी कागे लेवल के थे। हिडान भी, भले ही उसकी क्षमता साधारण लगती थी, तकनीकी रूप से कागे लेवल था, लेकिन उसकी कम बुद्धि ही उसकी हार का कारण बनी। सुरंग पार करने के बाद सासुके एक बड़े भूमिगत स्थान पर पहुंचा। ये पहले कोई स्टोरेज बेसमेंट लगता था, लेकिन अब खाली था। चारों ओर टूटी ईंटें पड़ी थीं। विभिन्न जगहों पर खड़े लोगों को गिनने पर कुल 8 सदस्य थे। इताची उचिहा को छोड़कर सभी मौजूद थे। टोबी भी नजर नहीं आ रहा था। नागाटो या यूं कहें याहिको का शरीर सासुके को देख रहा था। सासुके उचिहा, अकात्सुकी का नया सदस्य, कोड नाम कुजिन। अब अकात्सुकी पूरी हो गई है, इसलिए मैंने तय किया है कि गेल 20 पकड़ने की योजना समय से पहले शुरू की जाए। नागाटो की यह घोषणा सुनकर बाकी सदस्य हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि सिर्फ नए सदस्य का स्वागत होगा। काकुजू तो खास दिलचस्पी भी नहीं ले रहा था। तो आखिरकार हम एक्शन में जा रहे हैं। ये बोरिंग मिशन बहुत परेशान कर रहे थे। पहला टारगेट कौन सा है? मुझे जाने दो लीडर। हिडान उत्साहित हो गया। नागाटो ने थोड़ी नाराजगी दिखाई, लेकिन उसकी कम समझदारी को देखते हुए कुछ नहीं कहा। पहला लक्ष्य सुनागाकुरे का वन टेल जिंचुरिकी। वन टेल भले ही वह ज्यादा शक्तिशाली न लगे, हिडान को ये ठीक लगा। हमें जाने दो। हिडान के बोलते ही सासोरी कुछ कहना चाहता था, क्योंकि यह मिशन सुनागाकुरे से जुड़ा था, इसलिए उसके लिए जाना उचित था। नहीं, मैं जाऊंगा, अचानक सासुके ने कहा। हिडान एक पल के लिए रुक गया। बाकी सदस्य भी सासुके को ध्यान से देखने लगे। काकुजू ने बाहें सिकोड़ ली। बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम वन टेल को पकड़ सकते हो? अध्याय 234 पुराना राक्षस बनाम छोटा राक्षस। ताकत। सासुके ने बाहें सिकोड़ते हुए बाकी लोगों की ओर देखा। किसामे को छोड़कर किसी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। इसका मतलब साफ था कि ये लोग उसकी ताकत पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहे थे। साधारण लोगों के लिए उसकी प्रसिद्धि ही डर पैदा करने के लिए काफी थी, लेकिन अकात्सुकी के सदस्यों के लिए वे अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। सुना है तुमने कोई बेकार लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु बनाया है और वो बहुत तेज है ना? काकुजू 2 कदम आगे बढ़ा, कमर पर हाथ रखे हुए बेहद घमंडी अंदाज में। बिल्कुल सही, मेरी लाइटनिंग स्टाइल बहुत खास नहीं है, लेकिन कमजोर भी नहीं है। बच्चे, मुझे दिखाओ कि तुम्हारी ये तथाकथित लाइटनिंग स्टाइल कितनी तेज है। ये सुनकर सासुके ने बेबस होकर सिर हिलाया। जैसा कि निंजा दुनिया में होता है, जहां भी जाओ सम्मान और डर ताकत दिखाने से ही मिलता है। सासुके ने तिरस्कार भरी आवाज निकाली। उसने काकुजू की ओर देखा। यह आदमी अकात्सुकी के कमजोर सदस्यों में गिना जाता था, फिर भी इतना घमंड। तुम मेरी खुद की बनाई लाइटनिंग स्टाइल देखना चाहते हो? तुम उसके लायक नहीं हो। काकुजू का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। लीफ विलेज के ये बच्चे क्या सब इतने घमंडी होते हैं? लायक नहीं, वह भी दिखाएगा कि लायक किसे कहते हैं। काकुजू की आंखों में खून खराबे की मंशा चमक उठी। अगले ही पल आसपास का तापमान जैसे कई डिग्री गिर गया। दूसरी ओर बाकी अकात्सुकी सदस्य ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मनोरंजक तमाशा चल रहा हो। सासुरी बोला, कोनोहा उचिहा, अगर सही याद है तो ये बच्चा इताची का छोटा भाई है। गिडारा बोला, हाँ इताची का भाई, लेकिन आज अजीब बात यह है कि इताची यहाँ नहीं है। सासुरी ने पेन की ओर देखा, शायद कोई खास वजह होगी। बच्चे, अचानक काकुजू गुस्से से चिल्लाया। उसका गुस्सा अब उफान पर था, जैसे वह सासुके को जिंदा निकल जाना चाहता हो। तुम्हारा दिल एक अच्छा ट्रॉफी बनेगा लीडर। अगर यह नया सदस्य बहुत कमजोर निकला और मैंने इसे मार दिया तो कोई समस्या तो नहीं होगी। पेन ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई मारा जाता है तो इसका मतलब है कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। कोई सजा नहीं होगी। सुना तुमने बच्चे, अगर मरना नहीं चाहते तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और अपनी लाइटनिंग स्टाइल दिखाओ, वरना शून। अचानक एक शूरिकेन काकुजू के चेहरे के पास से गुजर गया। धड़ाम, तेज आवाज के साथ वह शूरिकेन दीवार में तोप के गोले की तरह धंस गया। दीवार का बड़ा हिस्सा टूट गया। इस अचानक घटना से अकात्सुकी के सभी सदस्य चौंक गए। एक साधारण शूरिकेन, इतनी ताकत, ये शूरिकेन था या तोप का गोला? और जिस गति से सासुके ने इसे फेंका वे उसे ठीक से देख भी नहीं पाए। अगर किसी सदस्य को मारने पर सजा नहीं मिलती तो क्या मैं तुम्हें मार दूं तो भी कोई समस्या नहीं होगी? सासुके के सवाल पर नागाटो याहिको के शरीर के जरिए दिलचस्पी से उसे देखने लगा। उसने जवाब दिया, हाँ वही नियम लागू होता है। उसे मारोगे तो भी कोई सजा नहीं होगी। ये साफ संकेत था लड़ाई शुरू हो सकती है। काकुजू ने बाहें सिकोड़ ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटा लड़का इतनी भयानक ताकत रख सकता है। एक शूरिकेन को इस तरह फेंकना, ये कल्पना से परे था। इसके लिए कितनी ताकत चाहिए होगी? लगता है यह उचिहा बच्चा ताइजुत्सु में बहुत ताकतवर है। उसे पास आने देना बिल्कुल सही नहीं होगा। बुरा नहीं है, लेकिन निंजा की लड़ाई सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं होती। बच्चे, मैंने तुमसे कहीं ज्यादा दुश्मनों का सामना किया है। मैंने हाशिरामा सेंजू से भी लड़ाई की है। लड़ाई? सासुके चुप हो गया। क्या उसे सच में लड़ाई कहा जा सकता है? हाशिरामा ने तो उसे गंभीरता से लिया भी नहीं था। काकुजू हमेशा हाशिरामा का नाम लेकर डींगे क्यों मारता है? इतनी लंबी उम्र तक जिंदा रहे हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मैं तुम्हें पहला हमला करने का मौका देता हूँ बूढ़े आदमी। ये सुनकर काकुजू दंग रह गया। ये लड़का उसे बूढ़ा कहने की हिम्मत कर रहा था। छोटे बच्चे, तुम मौत को बुला रहे हो। तुम कहते हो कि तुम्हारी खुद की लाइटनिंग स्टाइल है, तो आज मैं तुम्हें अपनी दिखाता हूँ। चिटाक, काकुजू ने हाथों से सील बनाते हुए चक्र छोड़ा। 5 दिल होने के कारण उसकी चक्र मात्रा सामान्य निंजाओं से कहीं ज्यादा थी। लाइटनिंग स्टाइल, फॉल्स डार्कनेस। बिजली की आवाज गूंज उठी। उसके मुंह से एक भयानक बिजली की किरण निकली जिसने पूरे भूमिगत क्षेत्र को रोशन कर दिया। लेकिन इस हमले के सामने सासुके ने आलस से एक हाथ उठाया। अर्थ स्टाइल, अर्थ वॉल। थोड़ी सी मिट्टी उभरी और तुरंत एक मजबूत दीवार बन गई। धड़ाम, टक्कर की आवाज के साथ गिडारा और बाकी लोग चौंक गए। एक हाथ से सील, ये बच्चा अर्थ स्टाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। सासुके का इतने आराम से जुत्सु करना देखकर सब हैरान थे। अधिकतर जोनिन भी इतनी आसानी से जुत्सु नहीं कर सकते थे। लाइटनिंग स्टाइल अपनी गति के लिए जानी जाती है, फिर भी सासुके ने उसे आसानी से रोक लिया।
ये कैसे संभव है? काकुजू भी एक पल के लिए हिचकिचा गया, लेकिन वह रुका नहीं। फायर स्टाइल सीयरिंग माइग्रेन। आग की लपटें समुद्र की लहरों की तरह सासुके की ओर बढ़ीं। जैसे ही मिट्टी की दीवार टूटी, गर्म लहरें सामने आ गईं। लेकिन सासुके अपनी जगह खड़ा रहा और एक हाथ से सील बनाया। वाटर स्टाइल वाटर शॉकवेव। धड़ाम। पानी की विशाल लहर उठी और आग से टकरा गई। पानी और आग की टक्कर से जोरदार धमाका हुआ। बाकी एकात्सुकी सदस्यों को भी खुद को बचाना पड़ा। अब डीटारा भी हैरान रह गया। काकुजू तो एक पुराना राक्षस है, लेकिन ये बच्चा क्या है? इतनी आसानी से हाई लेवल वाटर स्टाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये तो छोटा राक्षस है। धम 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 और फिर सन्नाटा छा गया। नेक्स्ट 235।